हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 12 का डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना। तो जो माई एसक्यूएल की वीडियोस डल रहे हैं बच्चों, तो वो मैंने सीधे प्रोग्रामिंग से डालना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कॉन्सेप्ट्स इसके जो बेसिक्स हैं वो मैंने नहीं डाले थे इसमें। तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स भी डालते जा रही हूँ और प्रोग्राम्स भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप उनको भी देखते जाएं और प्लेलिस्ट जो है वो आपको क्लास वाइज मिलेगी, तो उसी हिसाब से आप पढ़ते रहें। ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग है वो चैप्टर 9 से स्टार्ट है, और जो ये थ्योरी है वो चैप्टर 8 से स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Inconsistency of mind can damage your memory, remove inconsistent data and keep the original। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारी मेमोरी में ऐसे डेटा है जिनका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम पूरा दिन सोच के परेशान रहेंगे कि भाई इसका कनेक्शन क्या है, और फाइनली क्या होगा, हम काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रेस होगा। और इसलिए हम ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा है, जो ओरिजिनल थिंकिंग है, उसको हम बरकरार रखें। जो हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उसमें जो एक्चुअल डेटा है उनके साथ हम काम करें। यहाँ पर देखिए, इन दिस चैप्टर इसमें हमें पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन, फाइल का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फाइल सिस्टम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, रिलेशनल डेटा क्या है, और की इन रिलेशंस ये सब क्या है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि अगर ये चैप्टर पढ़ना है हमको, इससे पहले क्या ज़रूरी है कि हम डेटाबेस क्या चीज़ होता है ना, क्यों हम पढ़ रहे हैं, और क्यों ज़रूरत है हमको डेटाबेस बनाने की, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है कि डेटाबेस बनाना है तो इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इन दिस प्रीवियस चैप्टर, वी नीड टू एक्सप्लोर मेथड्स स्टोर मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। हम कैसे इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ये मेथड जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल। यहाँ पे एक स्कूल का एग्जांपल दिया हुआ है। मेंटेनेंस डेटा अबाउट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का डेटा है, एक नहीं मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट का डेटा है जिनको मेंटेन करना है, अलॉन्ग विद देयर अटेंडेंस रिकॉर्ड, उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड और गार्जियंस डिटेल के साथ। अच्छा, ये तीन टेबल आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम आगे बन रहे हैं ना बच्चों, वो इन्हीं डेटा, अटेंडेंस सीट और रिकॉर्ड और ये गार्जियन डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, तीन आपके बनेंगे टेबल, और इनमें से ही आपका रिलेशन डेटाबेस भी बनेगा जो आगे के चैप्टर में है। ठीक है। तो पूरे चैप्टर में, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में इसी टेबल, इन्हीं तीन टेबल्स को यूज़ करके जो सारा प्रोग्रामिंग किया गया है। मैंने भी सेम एग्जाम्पल को लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन बीच में क्रिएट ना हो। ठीक है। अगर आपको अदर देन इसके अलावा कोई और एग्जांपल की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी मैं आपके लिए प्रेजेंट कर दूँगी। द क्लास टीचर मार्क्स डेली अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि टीचर उसमें क्या करते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं। द टीचर रिकॉर्ड पी फॉर प्रेजेंट, फॉर ए फॉर प्रेजेंट absent अगेंस्ट ईच स्टूडेंट रोल नंबर ऑन ईच वर्किंग डे। तो कभी क्या होता है, जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसके लिए हम पी लगाते हैं, जो absent है उसके लिए हम ए लगा देते हैं। कहाँ? स्टूडेंट के नाम या स्टूडेंट के रिकॉर्ड के आगे। और सबने स्कूल में पढ़ा होगा, सबका प्रेजेंट ही लगता होगा, एब्सेंट ही लगता होगा, तो इस चीज से सभी स्टूडेंट अवेयर होंगे, है ना। If class strength is 50 and total working days in a month 26, the teacher need to record 50 into 6 record manually in register every month। तो टीचर क्या करते हैं, इतने रिकॉर्ड को मैनुअली डेली मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। एज द वॉल्यूम ऑफ डेटा इंक्रीज, मैनुअल डेटा एंट्री बिकम टेडियस। और जैसे ही अगर कोई नया स्टूडेंट आया या कोई स्टूडेंट गया, तो वहाँ पर जो डेटा की एंट्री है उसको बार बार कम या अधिक करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही टेडियस, बहुत ही थका हुआ, बार बार डेटा अपडेट करना पड़ता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग इन दिस एग्जाम्पल। तो मैनुअली अगर हम रिकॉर्ड रखते हैं तो कई बार काटा पीटी हो जाएगी कि ये इसको, इस बच्चे को रजिस्टर से यहाँ से हटाओ, फिर उसकी जगह दूसरा बच्चा रखो। नया रिकॉर्ड अगर हम बनाएंगे तो भी हमको एक अलग ही हमको अलग से काम करना पड़ेगा, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट कंज्यूमिंग है ना। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या है, एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर और नाम, जो न्यू अटेंडेंस रजिस्टर है वहाँ पे हमको करना पड़ेगा। स्टूडेंट की को प्रमोट कर नेक्स्ट क्लास में करना, मैनुअली करना, ये भी बहुत टेडियस है। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल ऑन ईच मंथ पेज वेयर इनकंसिस्टेंसी में हैपन ड्यू टू इनकरेक्टली रिटन नेम। स्किप्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड, किसी का अगर स्किप हो गया है तो फिर उसको रखना, ये भी बहुत टेडियस है। लॉस ऑफ डेटा इन केस अटेंडेंस रजिस्टर इज लॉस्ट और डैमेज, अगर वो रजिस्टर ही खो गया जिसमें हमने सारा रिकॉर्ड रखा है, तो फिर से वो हमारा डेटा तो लॉस हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
फिर से उस डेटा को कलेक्ट करना, मैनेज करना, या फिर कहीं पे रखे हैं तो वहां से फिर उनको प्रॉपरली सेट करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इरोनरस कैलकुलेशन वाइल कंसोलिडेटिंग अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड मैनुअली, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार डेटा को रिकॉर्ड करना, बार बार अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना, मैनुअली रखना। The office staff also manually maintain student detail wise roll number, name, date, birth, respective guardian detail wise। अभी भी ऐसा होता है, स्कूल्स में ऐसे डिटेल्स रखी जाती हैं, गार्डियन जो गार्जियन नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है। दिस इज रिक्वायर फॉर कॉरस्पॉन्डेंस विद गार्जियन रिगार्डिंग स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। आपने देखा होगा, अगर आपका ऑफिस स्टाफ होगा तो वहाँ पर आप जाते होंगे और कहेंगे क्लास, इस क्लास के स्टूडेंट का डेटा दे दीजिए, और वो एक क्लिक में वो सारा डेटा निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको टेबल और एक्सेल सीट या डेटाबेस का यूज करके उन्होंने उसको सिक्योर रखा है, सेव रखा है, इसलिए वो जल्दी से उस डेटा को फाइंड आउट करके आपको दे देते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे हम? ये, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, आई यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर्स आर डिलीटिंग मॉडिफाइंग क्वेरी इन अ डिफिकल्ट टास्क इन पेन एंड पेपर बेस्ड अप्रोच। पेन और पेपर का यूज करके अगर हम ये काम करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम इसको कैसे करें। और ये आप एज अ स्टूडेंट आपको भी पता है कि ये चीज़ें कितनी टफ होती हैं। टू ओवरकम द हैजलेस फेस्ड इन मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, इट इज़ डिजायरेबल टू स्टोर अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड स्टूडेंट डिटेल ऑन सेपरेट डेटा फाइल ऑन अ computerized system so that office staff and teacher can simply copy and student detail to new attendance sheet। ठीक है ना, राइट, फ्रॉम ओल्ड अटेंडेंस एंड व्हेन स्टूडेंट आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर और जो ऑफिस स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमोशन के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे, नए बच्चे को प्रमोट कर देंगे, उनको बार बार उनको नेक्स्ट क्लास में डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैनुअली रजिस्टर में किया जाता है अगर हम डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट और गार्जियन, बहुत ईजी होता है। ठीक है ना, हम इजीली किसी भी बच्चे का अगर एक फर्स्ट या सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर, दो तीन लेटर हमने लिख दिए तो हम उस स्टूडेंट का डिटेल भी वहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। मॉडिफाई स्टोर डेटा लाइक डिटेल ऑफ स्टूडेंट गार्जियन वेन एवर रिक्वायर्ड, हम वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है, कोई स्टूडेंट टीसी लेके चला गया या कुछ भी काउज है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है और जो मैनुअल डेटाबेस है, उनका कीपिंग कैसे हम उनको स्टोर कर सकते हैं, कैसे उनको हम क्या डिफरेंसेस है दोनों को, क्यों ज़रूरत है हमको डेटाबेस बनाने के लिए, हम मैनुअल क्यों नहीं कर सकते और हमको इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है। तो होपफुली ये वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो फाइल सिस्टम पे होगा। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारा फाइल सिस्टम पे होने वाला है। फाइल सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आगे न्यू अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो फाइल्स को किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, कितने प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। मैं जो है प्रैक्टिकल अलग से बना रही हूँ। प्रैक्टिकल मतलब कि जो प्रोग्राम्स है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और थ्योरी भी मैंने स्टार्ट कर दी है क्लास ट्वेल्थ का। तो आप इसमें क्लास इस चैप्टर 8 एसक्यूएल का है ये। तो डीबीएमएस डेटाबेस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों होता है, इंट्रोडक्शन, तो ये सारा कुछ भी आप देखते रहिए और उसके साथ में प्रोग्रामिंग्स भी देखते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और कोर्स हमारा बहुत पीछे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फाइल सिस्टम। फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। फाइल का मतलब क्या हो गया? फाइल का मतलब हो गया एक कंटेनर, एक डिब्बा जैसे होता है जिसमें हम चीज़ें रख के और किचन में रख दिए या फिर कहीं भी हमने रख दिया, तो उसके अंदर वो चीज़ें स्टोर रहती हैं डिब्बे के अंदर। तो इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होती हैं जो हमारे डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती हैं। फाइल कैन बी स्टोर ऑन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। Content of a file can be text, computer program code, comma separated value, likewise picture, audio, video, web pages and also file। ये जो मैंने कंप्यूटर सिस्टम का सबसे स्टार्ट में वीडियो डाला है उसमें ये सारा कुछ मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि फाइल में हम क्या कर सकते हैं।
फाइल जो है स्टोरेज डिवाइसेस में कंप्यूटर की स्टोर होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गई, लाइक पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, है ना। तो इनमें स्टोर होंगी। कंटेंट ऑफ अ फाइल कैन बी टेक्स्ट, जो भी कंटेंट है फाइल का वो कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो कोई कोड हो सकता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जिसको हम सीएसवी फाइल कहते हैं। ये पिक्चर्स में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, वेब पेजेस में हो सकता है। तो ये सभी क्या है, फाइल है। ठीक है, अगर आपने वीडियो कोई डाउनलोड कर ली तो वो भी आपका एक फाइल ही होगा। ठीक है। File store on a computer can be accessed directly and search for desired data. डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी डेटा हम सर्च कर सकते हैं। बट टू एक्सेस डेटा ऑफ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑन a school website, one has to write computer program to access data program from file. तो इस तरह के जो है हमको लिखने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें किसी स्कूल का डेटा रखना है, जैसे हम SIS मेंटेन करते हैं, है ना, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पर से किसी पर्टिकुलर स्कूल का डेटा वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्ट, उसको पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जब तक हम पासवर्ड वगैरह देंगे नहीं, वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। तो इससे फाइलों की सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है। कंटिन्यू द एग्जाम्पल ऑफ अटेंडेंस एट, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लिया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एट स्कूल वी नीड टू बी स्टोर डेटा अबाउट स्टूडेंट एंड अटेंडेंस इन टू सेपरेट फाइल। इसको जो हमने ऊपर में ये जो नीचे दिया हुआ है 8.1 फिगर में, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कंटेंट स्टूडेंट का, उसमें दिया गया है विच है 6 कॉलम एज डिटेल्ड बिलो। इसमें 6 कॉलम है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना। तो ये हो गए, यहाँ पे इनके नाम है, इनके कॉलम के नाम है। ठीक है। और इनका थोड़ा डिटेल इधर दे दिया गया है कि ये इसका मतलब क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एच नेम का मतलब क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट। एस डी इसका मतलब क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया है। जी नेम का मतलब स्टूडेंट गार्जियन का नेम हो गया। और जी फोन का मतलब है गार्जियन का फोन नंबर हो गया। और एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ द गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट के जो गार्जियन है उनका एड्रेस। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो टेबल है बनती है। और इसी तरह से हम मैनुअली हाथ से भी अगर बनाते हैं तो इसी तरह से हम बनाते हैं और उसमें हम स्टोर करते हैं। बट अगर मैनुअली हमने बनाया तो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि वो अगर करप्ट हो गया, वो खो गया या डैमेज हो गया, तो लॉस हो गया, तो ये दोबारा से करना बहुत टेडियस है। जबकि कंप्यूटर में स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, है ना, हम उसको ये 2 3 कॉपीज बना सकते हैं या अलग अलग स्टोरेज तरीके से उसको रख करके हम मैनेज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। ठीक है। तो यहाँ पे करीब देख लीजिए, इस टेबल में 6 स्टूडेंट हैं, इनका रिकॉर्ड रखा गया है। अथर्व, डेजी, टीलम, तालीम, जॉन, अली एंड मनिका। ठीक है। तो ये इतने बच्चे हैं, इनका डीओबी, इनका जो है गार्जियंस का नेम, गार्जियंस का फोन नंबर और गार्जियंस का एड्रेस इसमें रखा गया है। ठीक है। 8.2 एक टेबल है जिसमें अटेंडेंस शो करी गई है। मैंने पहले ही बताया था कि 3 टेबल बनेंगे, एक स्टूडेंट अटेंडेंस और एक गार्जियन डिटेल की। ठीक है। तो ये इसमें हमने रखा है अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और अटेंडेंस स्टेटस किस में रखा है हमने, अटेंडेंस वाली जो टेबल है ये इसमें। ठीक है। अटेंडेंस का जो डेट है, किस किस डेट में अटेंडेंस ली गई है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, और जो स्टूडेंट का नाम है और इनका जो प्रेजेंटी है वो रखा गया है। ठीक है। और ये और भी बच्चे हैं यहाँ पर, तो इन सब का क्या किया गया है, अटेंडेंस रखी गई है। यहाँ पे देखो बच्चे रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग डेट में प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकता है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम, ये 3 टेबल आपने देख ली, इनको ही हमें बनाना है आगे चल के। ठीक है। फाइल सिस्टम का लिमिटेशन क्या है वो भी देख लीजिए। File system become difficult to handle when number of file increase and volume of data also grow. Following are some limitations. जब डेटा ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली है तो ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे भी डिफिकल्टी होती है, जब डेटा ग्रो होगा, बहुत सारे डेटा हो जाएंगे, तो हमें क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। डिफिकल्टी इन एक्सेस, इनको एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है। कैसे, फाइल देमसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म टू रिट्रीव डेटा, वो खुद से थोड़ी नहीं बोलेंगे कि हमको ऐसे रिट्रीव कर लो, है ना, कोई ना कोई मैकेनिज्म हमको रखना पड़ेगा। डेटा मेंटेन इन अ फाइल सिस्टम आर एक्सेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, हमने पहले ही बोला कि हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है डेटा को मैनिपुलेट और मेंटेन करने के लिए। ये हम खुद से नहीं कर सकते, हमको अलग से सॉफ्टवेयर जिसमें सब कुछ पहले से बना हुआ है, सिर्फ हमें काम करना है, ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। While writing such program, the developer may not anticipate
anticipate all the possible ways in which data may be accessed. So sometimes it's difficult to access data in the required format and one has to be right application program to access. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, डेटा को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, प्रोग्राम्स को राइट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें पहले से प्रोग्राम और कोड किए होते हैं। सिर्फ हमको अपने डिज़ायर के, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को एक्सेस करना होता है। ठीक है। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डेटा जो है बार बार रिपीट हो रहा है अगर, ठीक है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और डेटा उसमें रिपीट हो गया कई बार, तो उसको सर्च करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए, रिडंडेंसी मीन्स some data duplicate in different places. In our example, student name are maintained in both file. Beside in table 8.1, student with roll number 35 have some guardian name and therefore some guardian name in maintained twice, है ना। तो ये क्या हो गया, आप ऊपर का जब आप फाइल देखोगे, टेबल देखोगे, तो इनमें कोई कोई गार्जियंस है जो दो तीन बार रिपीट हो गए हैं और उनके जो स्टूडेंट है दो तीन बार रिपीट हो गए हैं। बोथ दीज आर एग्जांपल ऑफ रिडंडेंसी विच इज डिफिकल्ट टू अवॉइड इन अ फाइल सिस्टम। अगर डुप्लीकेसी हो गई है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे, अगर हमारा 30 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, 80 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, तो कोई बच्चा अगर दो बार रिपीट हो गया तो वो थोड़ी ना 80 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कहलाएगा, वो तो फिर हमारा 79 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ही कहलाएगा ना। लेकिन उसमें क्या है, एक बच्चा दो बार अपियर हो रहा है तो डेटा तो हमारा गलत शो हो रहा है ना। Redundancy lead to be excess storage used and may cause data inconsistency also. तो अगर रिडंडेंसी को हम कम करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो सेफ एंड सिक्योर रहता है और अच्छा रहता है। ठीक है। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? डेटा इनकंसिस्टेंसी जो होती है, अकर व्हेन सम डेटा मेंटेन इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच। ठीक है ना, अलग अलग जगह पर डेटा मेंटेन है और वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा। इफ अ स्टूडेंट वांट टू गेट चेंज द स्पेलिंग ऑफ हर नेम, इट नीड्स टू बी चेंज इन स्टूडेंट नेम कॉलम इन बोथ द फाइल। तो अगर कोई बच्चा अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करना चाहता है तो जहां जहां पर उसका नाम है, तीनों टेबल में अगर नाम है तो तीनों जगह ही उसका नाम चेंज होना चाहिए, अदरवाइज वो न्यू रिकॉर्ड कहलाएगा ना बच्चों। Likewise, if a student leaves school, the detail need to be deleted from both the file. अगर कोई बच्चा स्टूडेंट स्कूल को छोड़ रहा है तो उसका डेटा, ऐसा नहीं है कि हमने अटेंडेंस में रखा हुआ है लेकिन स्कूल डिटेल में हमने उसको डिलीट कर दिया है, तो फिर ये भी हमारा डेटा जो है वो गलत हो जाएगा। As the file are being maintained by different people, the change may not happen in one file. In that case, the student name will be different इन बोथ फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि एज द फाइल आर बीइंग मेंटेन्ड बाय डिफरेंट पीपल, अगर अलग अलग लोगों के द्वारा फाइलें मेंटेन करी जाएंगी तो इनकंसिस्टेंसी होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग नाम या अलग अलग कुछ भी वहाँ पे डिटेल डाल देंगे जो कि बाद में जो है स्टूडेंट से मैच नहीं होगी, इस रिकॉर्ड से मैच नहीं होगी और डेटा जो है हमारा एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, होपफुली कि आप समझ गए होंगे डेटा इनकंसिस्टेंसी और डेटा रिडंडेंसी। इसमें डेटा रिपीट होता है, इसमें डेटा डुप्लीकेसी हो जाता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डेटा आइसोलेशन जो है, डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? बोथ द फाइल प्रेजेंट एट टेबल 8.1 स्टूडेंट एंड अटेंडेंस आर रिलेटेड टू स्टूडेंट, दोनों फाइल स्टूडेंट से रिलेटेड है बट देयर इज नो लिंक आर मैपिंग बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी मैपिंग नहीं है कि दोनों फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। The school will have to write separate program to access these two files. This is because data mapping is not supported in file system. In a more complex system where data files are arranged by different people, person at different time, file being created in isolation may be different format. In such cases, it is difficult to write new application program to retrieve data, different file maintained and multiple places as one has understand the underlying structure of each file as well as। ठीक है, जब हम फाइल बनाते हैं तो फाइल में मैपिंग जो है ना वो अलाउ नहीं होती फाइल सिस्टम में, जैसा कि हमने नीचे पढ़ लिया है। तो ये दोनों फाइल अगर अलग अलग बनी है तो उन दोनों फाइलों को लिंक करना थोड़ा मुश्किल है और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेटा आइसोलेशन। ठीक है ना, कि जब हम उसको लिंक ही नहीं कर पाएंगे तो बच्चे जो है एक दूसरे से, दो फाइलें हैं उनके डेटा एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाएंगे ना, अगर हम अलग अलग से फाइल बस बना करके रख रहे हैं। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर, जो आगे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे ना, माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेस, वो इसी पर बेस्ड है कि कैसे हम दो अलग अलग फाइल्स को आपस में कनेक्ट करके उनके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर फाइलें अलग अलग है तो वहाँ पर डेटा को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है।
क्या पता आप उसी से रिलेटेड फाइल का डेटा देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन जब हम उनके बीच रिलेशन शो कर देंगे तो वो फाइलें क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी और एक के साथ हम दूसरी वाली फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट जो फाइल है उसके साथ में अटेंडेंस फाइल का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। हमको बार बार सेम स्टूडेंट का डेटा अटेंडेंस वाले डेटा के साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटा डिपेंडेंस, ठीक है। डेटा डिपेंडेंस क्या है? डेटा आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट स्ट्रक्चर इन अ फाइल। सीधी सी बात है कि ऊपर हमने देखा कि हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसी में डेटा हमने रखा है। इफ द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट इटसेल्फ इज changed all the existing application program accessing that file also need to be changed। अगर कोई डेटा का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो सभी फाइलों के लिए चेंज होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम एक फाइल में हमने स्ट्रक्चर चेंज किया लेकिन दूसरे में हमारा स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं हुआ, अदरवाइज द प्रोग्राम में नॉट वर्क करेक्टली। दिस इज अ डेटा डिपेंडेंसी। या मतलब कहने का यही है कि एक वाला जो डेटा है वो दूसरे डेटा पे हमारा डिपेंड है। अगर हमने कहीं पे रोल नंबर चेंज कर दिया तो उससे क्या स्टूडेंट अटेंडेंस और स्टूडेंट फाइल जो है वो दोनों अफेक्ट होंगी। अगर हमने गार्जियन का फ़ोन नंबर चेंज कर दिया तो उससे भी हमारी दोनों फाइलें जो है वो अफेक्ट होंगी, ठीक है ना। हेंस अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा फाइल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेसिंग दैट फाइल। इसलिए मॉडिफिकेशन अगर होता है तो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना या अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है सभी फाइलों में, ना कि सिर्फ एक फाइल में। ये डिपेंडेंसी है क्योंकि यहाँ पे एक फाइल जो है दूसरे फाइल पर डिपेंड है एक्यूरेट डेटा के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल डेटा शेयरिंग। कंट्रोल डेटा शेयरिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास टॉपिक मिलते हैं ना, ये टॉपिक से ही हमको पता चल जाता है कि इनके अंदर क्या चीजें हैं। लिमिटेशन हम पढ़ रहे हैं, डिफिकल्टी एक्सेस यानी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, एक्सेस में कोई डिफिकल्टी हो रही है, रिडंडेंसी रिपीट हो रहे हैं डेटा इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, डेटा इनकंसिस्टेंसी डेटा एक जैसे फ्लो में नहीं है इसलिए अलग अलग जगह ढेर सारे डेटा बन जा रहे हैं, ठीक है। डेटा आइसोलेशन, डेटा आइसोलेशन का मतलब है कि दोनों में डेटा जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो रहा है। डेटा डिपेंडेंस का मतलब अगर एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो दूसरे में नहीं चेंज हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कंट्रोल डेटा शेयरिंग, तो कंट्रोल डेटा शेयरिंग में क्या है एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, मैं इसे थोड़ा ओके। एक्चुअली क्या था, लैपटॉप का जो बैटरी था वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था, मैंने चार्ज में लगा दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस किस में थे हम? डेटाबेस कंट्रोल डेटा शेयरिंग में, ठीक है ना। देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूजर्स लाइक टीचर, ऑफिस स्टाफ एंड पेरेंट्स। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, टीचर्स का है, ऑफिस स्टाफ का, पेरेंट्स का है। आइडियली नॉट एवरी यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल डेटा। तो जरूरी नहीं है कि टीचर ने एक्सेस कर लिया, ऑफिस स्टाफ ने एक्सेस कर लिया तो पेरेंट्स भी एक्सेस कर ले, ऐसा तो नहीं जरूरी है। An example, guardian and office staff can only see the student attendance data but should not be able to modify, delete it। वो केवल स्टूडेंट का डेटा देख सकते हैं, कौन? पेरेंट्स और ऑफिस स्टाफ, लेकिन उसमें कुछ भी अपडेट या कुछ भी डिलीट करने का जो अथॉरिटी है वो तो टीचर के पास होगा। वही बताएंगे कि कौन बच्चा स्कूल में प्रेजेंट हो रहा है, कौन बच्चा स्कूल में प्रेजेंट, क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, कौन बच्चा का टीसी चला गया, कौन बच्चा, है ना, इस तरह से। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो टीचर के हाथ में है। टीचर अगर वहां से बताते हैं हाँ इस बच्चे को डिलीट करना है तो ऑफिस स्टाफ उसको डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपने से नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दीज यूजर शुड बी गिवन लिमिटेड एक्सेस। इनको लिमिटेड एक्सेस दिया गया है, इनको रीड ओनली केवल दिया गया है कि आप रीड कर सकते हो, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। टू अटेंडेंस फाइल, अटेंडेंस फाइल में आप क्यों कर देंगे, वो तो टीचर की अथॉरिटी है ना, वो टीचर करेंगे अटेंडेंस फाइल में जो भी करना है। तो बाकी लोग तो जो है वो देख सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। Only the teacher should be able to update attendance data. It is very difficult to enforce this kind of access control in a file system while accessing file through application program। कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर बनता है तो इस तरह का लिमिट, इस तरह का जो है एक्सेस को मैंडेटरी करना चाहिए वहां पर कि केवल टीचर ही उसको एक्सेस कर सके और बाकी लोग उसको एक्सेस ना कर सके। अदरवाइज कोई कुछ भी उसमें मॉडिफाई कर देंगे, है ना, बच्चा स्कूल में नहीं है, पेरेंट्स आए प्रेजेंट कर दिए कि मेरे बच्चे का प्रेजेंट ही लग जाए, तो ऐसे में क्या होगा, वो क्या डेटा आपका मेंटेन है?
नहीं, वो डेटा आपका मेंटेन नहीं है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, कंट्रोल डेटा शेयरिंग का मतलब है अगर डेटा है तो वो कितने लोगों में शेयर होना चाहिए, वो कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए, किन लोगों में शेयर होना चाहिए, किन लोगों में शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे और बढ़िया से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको जितना एज पॉसिबल एज मैं उनको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और अगर कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारा पढ़ा, इसमें फाइल सिस्टम का लिमिटेशंस पढ़ा, डेटाबेस क्या होता है ना, क्या क्या उसमें चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या लिमिटेशंस ज़रूरी हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीवीएमएस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, कुछ ऐसा लगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना पढ़ने वाले हैं अब इसको। यहाँ से आपका मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाया उसको, वो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जानना है कि क्या है कैसे है। लेकिन अब यहाँ से आपने पढ़ना है कि हम एक्चुअल में किन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे अपना डेटाबेस मैनेज करने के लिए। ठीक है ना, तो कौन वाले सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से अवेलेबल है, कितने टाइप के अवेलेबल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, लिमिटेशन फेस्ड इन फाइल सिस्टम कैन बी ओवरकम by storing data in a database where data are logically related. We can organize related data in a database so that can be managed in efficient and easy way। ठीक है ना, तो अगर हमने जो लिमिटेशन, जितनी भी हमने लिमिटेशन फेस करी है फाइल सिस्टम में, तो वो ना हो। ठीक है ना, डेटा को स्टोर करते समय वो लिमिटेशन ना हो, वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, और डेटा जो है हमारा लॉजिकली स्टोर हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, कैसे मैनेज करेंगे इफ़िशिएंट और इजी वे में। तो वही इसमें हम पढ़ने वाले हैं, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम डीवीएमएस कहते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जब आप इसको भी 11th 12th में आप पढ़ेंगे, इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तब भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। डेटाबेस सिस्टम इन अ शॉर्ट, डेटाबेस सिस्टम को शॉर्ट में डीबीएमएस बोला जाता है, इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। ये जो डेटाबेस, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ किया जाता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और स्टोर करने के लिए। डीबीएमएस लेट्स यूजर टू क्रिएट अ डेटाबेस, स्टोर, मैनेज, अपडेट, मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस बाय यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये जो डीवीएमएस है, इसका अभी भी हम यूज़ करके अभी हम करेंगे ही आगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बहुत अगर यूज़ किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, तो कुछ एग्जांपल हैं सॉफ्टवेयर के। जैसे ये तो डेटाबेस हमने बनाया, डेटाबेस जो डीवीएमएस है उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनको आपको डाउनलोड करने के लिए या एक्सेस करने के लिए कोई पैसा या पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कमर्शियल डीबीएमएस इंक्लूड, यहाँ पे माई एसक्यूएल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड मोंगोडीबी। अच्छा, ये जो है ये इस समय बहुत फेमस है, ये माई एसक्यूएल, ओरेकल और ये एसक्यूएल सर्वर, ये तो काफ़ी टाइम से आपका बहुत फेमस है। जब स्कूल में हम नया नया सीखते हैं, पहले भी तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू इन सारी चीज़ों को सीखते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो जो हमारा डेटाबेस मेंटेन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स है। इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करके डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए, a database system hides certain detail about how data are actually stored, maintained. Thus, it provides users with an abstract view of the data. A database system has set of program through which user other program can access, modify, retrieve and store data. देखो, यहाँ जो टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी है बार बार सेम सेम हो जाती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखिए क्या, डेटाबेस सिस्टम हाइड, डेटाबेस जो सिस्टम होता है ना, तो कुछ कुछ चीज़ों को हाइड करके रखता है, जैसे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो कैसे बनाया गया है, ठीक, वो सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी।
अबाउट हाउ आर एक्चुअली डेटा स्टोर और मेंटेन, कैसे एक्चुअल में डेटा स्टोर और मेंटेन होता है, वो यूजर को नहीं पता होता है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, आप सिंपली आपने पेंट ब्रश में काम किया होगा, एमएस पेंट में काम किया होगा। ठीक है, एमएस पेंट पे आप काम करते हैं तो फटाफट जाते हैं, आपने कलर पिक किया, उठाया, कलर किया, यहाँ ये किया, सेव कर दिया। आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है कि ये कलर बॉक्स को लाने के लिए कितने प्रोग्राम्स किए गए हैं, कितने स्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं। ये जो पेन है, ये हाइलाइटर्स है, इनको रखने के लिए किस तरह की प्रोग्रामिंग या कोड इंप्लीमेंट किया है, इसके बारे में आपको नहीं पता। ये तो एक्चुअल प्रोग्रामर को पता होगा, जिन्होंने उसको प्रोग्राम किया है, जिन्होंने उसको बनाया है, बिल्ड किया है। ठीक है बच्चों, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा इसको माइंड नहीं करिएगा। तो इसको क्या है, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए यही बताया गया है कि आपको वो सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं आपको कि एक्चुअल में पीछे बैक एंड में क्या काम चल रहा है। आपको सिर्फ ये है कि आपने आपको डेटा वहां पे डालना है और आपका डेटा एक्सेस हो जाए एज पॉसिबल, जितना इजी वे में हो सके। ठीक है, आप इजीली डेटा को मॉडिफाई कर सकें, रिट्रीव कर सकें, एक्सेस कर सकें और स्टोर कर सकें, लेकिन पीछे का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको नहीं पता होता है। द डीबीएमएस सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड यूजर, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है डीबीएमएस यूजर और डेटाबेस के बीच में, कि वो डेटा को रिट्रीव कर सके डेटाबेस से, और थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ कमांड्स का यूज करके, ठीक है, क्वेरीज का यूज करके। In addition, user can modify structure of the database itself through a DBMS. इसके अलावा अगर यूजर चाहे तो उसका स्ट्रक्चर भी अपने आप खुद से उसको जो है मॉडिफाई कर सके। कब? जब आप डीबीएमएस का जो लैंग्वेज है उसको आप सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो कमांड्स के थ्रू यहाँ पे बात करी गई है कि कमांड्स के थ्रू, ठीक है ना, इट्स कमांड इज कॉल्ड क्वेरी ऑन द डेटाबेस। ठीक है ना, कमांड जिसको हम क्वेरी कहते हैं, तो कमांड दे करके उस हिसाब से हम डेटा को एक्सेस कर सकें और हम डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसको भी मॉडिफाई कर सकें। जैसे अभी अगर आपने एक आध वीडियोस देखा होगा तो मैं उसमें अल्टर कमांड अभी पढ़ा रही हूँ। अल्टर कमांड में हम अलग से टेबल कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हम उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, डेटाबेस आर वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड, सम एप्लीकेशन आर गिवन इन टेबल। ये इतने कुछ एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन के नाम इधर गिवन है, और क्या इसमें डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग, बैंकिंग का अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसमें क्या होगा, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होगी, अकाउंट डिटेल होगी, लोन डिटेल होगी, ट्रांजैक्शन डिटेल होगी, और भी जो भी काम होते हैं वो सारी डिटेल इसमें होंगी। अगर क्रॉप लोन ले रहे हैं, फसल के लिए अगर लोन ले रहे हैं, तो इसमें किसान का जो क्रेडिट कार्ड होगा, फार्मर का जो पर्सनल डेटा होगा, उसके पास कितना जमीन है, कितना एरिया है, कल्टीवेशन का डेटा कितना है, कितना कल्टीवेशन होता है, उन्होंने कहीं से लोन ले रखा है या रीपेमेंट कर दिया है या कुछ भी, तो ये हो गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है तो उसमें भी कस्टमर डिटेल, ऑर्डर डिटेल, डिलीवरी डेटा और प्रोडक्ट डिटेल होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर है तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी सैलरी की डिटेल होनी चाहिए, और ब्रांच लोकेशन कहाँ, किस लोकेशन में उसकी ब्रांच है, ये होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग का है तो आइटम डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यूज़र डिटेल होना चाहिए, यूज़र प्रेफरेंस डिटेल भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस है एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब बैंकिंग वाली एप्लीकेशन में हम ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत सारा डिफरेंस होगा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है, इसको भी बहुत पढ़ लीजिए आप। सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड जोग्राफिकल यूजर सॉरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर यूजर टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। अदर डेटाबेस सिस्टम्स यूज अ कमांड लाइन इंटरफेस एंड रिक्वायर यूजर टू यूज प्रोग्रामिंग कमांड टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जीयूआई अगर आपने सुना होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट के थ्रू, अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ पे अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट है तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जबकि डॉस जो है, कमांड लाइन सीएमडी आपने पढ़ा होगा, ये कमांड बेस्ड पे है। इस पे आप ग्राफिक्स का यूज बहुत कम करते हैं, कमांड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीजें बोली जा रही हैं। और हम जो पढ़ने वाले हैं ना, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, तो ये आपका कमांड बेस्ड है। ठीक है, ये आपका जीयूआई बेस्ड नहीं है, ग्राफिकल नहीं है, क्योंकि इसमें इमेजेस पिक्चर्स हम नहीं शो कर रहे हैं। इसमें हम कमांड के थ्रू काम कर रहे हैं, है ना, अपने डेटा को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका कौन सा वाला टॉपिक खत्म,
ये आपका हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे, और आपको जो लैंग्वेज है और आपको समझ आ रही होगी क्या हम इसमें काम कर रहे हैं और क्यों हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़े तो होपफुली कि वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लेरिफाई हो चुके होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस, हमने फाइल बनाई, और फाइल बनाई, अब उसको हम डीबीएमएस तक कैसे लेकर के जाएंगे। ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक हम उसको कैसे लेके जाएंगे, कैसे उसमें हम लिंक करेंगे, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, बेसिकली हम इसमें यही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, जो कि बहुत ज़रूरी है चैनल को ग्रो होने के लिए। ताकि चैनल को ग्रो होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उन सभी स्टूडेंट तक जो डेटा है, डिटेल है, वो पहुँच सके जो जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है ना। तो लेट अस रिवाइज अवर स्कूल एग्जांपल वेयर टू डेटा फाइल आर मेंटेन। हमने दो फाइलें मेंटेन करी थी, उसको एक बार देख लेते हैं। एक तो स्टूडेंट था, एक अटेंडेंस टेबल था, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो इन फाइल में क्या है, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम कॉमन फील्ड नेम है दोनों में। ठीक है ना, कॉलम दोनों में जो फाइलें हैं स्टूडेंट और अटेंडेंस में, इसमें रोल नंबर स्टूडेंट वाले में भी होगा और अटेंडेंस में भी होगा। स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट वाली फाइल में भी होगा, अटेंडेंस वाली फाइल में भी होगा। In order to convert these two file into a database, we need to incorporate the following changes. अगर हमको इनको डेटाबेस में रखना है तो कुछ इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। Student name need not to maintain in attendance file as it already there in student। तो हमको स्टूडेंट नाम रखने की ज़रूरत नहीं है किसी एक फाइल में। अगर स्टूडेंट में है तो हमको अटेंडेंस पे रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये फाइलों को हमें लिंक करना है, डेटाबेस में एक साथ रखना है तो। डिटेल फॉर अ स्टूडेंट कैन बी रिट्रीव थ्रू द कॉमन फील्ड रोल नंबर। रोल नंबर के थ्रू हम अटेंडेंस को भी एक्सेस कर सकते हैं, भाई स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, क्योंकि रोल नंबर तो अटेंडेंस वाली फाइल में भी है ना। तो हमें स्टूडेंट नेम रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बी नंबर में देखिए क्या है, इफ टू सिबलिंग्स आर। अच्छा, ये आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब आप डेटाबेस बनाएंगे ना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि हमें फील्ड को बार बार रिपीट नहीं करनी है। क्या मतलब है, अगर हम बार बार फील्ड को रिपीट कर रहे हैं तो हम उतना ही डेटा, उतना ही काम अपना बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब है डेटाबेस या सॉफ्टवेयर में डेटा मेंटेन करने का, जब हमको मैनुअली वही सारे काम करने हैं, तो है ना। इफ टू सिबलिंग आर इन द सेम क्लास, अगर दो सिबलिंग या दो भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन एक ही क्लास में है, देन द सेम गार्जियन डिटेल, जैसे गार्जियन का नाम, फोन नंबर एंड गार्जियन एड्रेस आर मेंटेन फॉर बोथ द सिबलिंग। ठीक है, वी नो दिस इज रिडंडेंसी। तो गार्जियन का नेम और गार्जियन का एड्रेस क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तो रिडंडेंसी हो गया ना, है ना। अगर एक ही क्लास में है तो हमको बार बार रखने की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। siblings database, we can avoid this. So let us split the student file into the student file in two file, student file and guardian file। तो वापस से हमने स्टूडेंट फाइल को किस में कर दिया, एक गार्जियन का फाइल कर दिया और एक स्टूडेंट का फाइल कर दिया। फाइल सो दैट ईच गार्जियन डेटा आर मेंटेन ओनली वंस। जितने भी गार्जियन है उनका डेटा केवल एक बार ही मेंटेन होगा। क्यों, क्योंकि उसका फोन नंबर वगैरह जितना है वो सारा कुछ तो मैच होगा दोनों से। इसके अलावा वन एंड मोर गार्जियन कैन हैव द सेम नेम। हो सकता है कि एक से ज़्यादा गार्जियन का नाम एक जैसा ही हो। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई विच गार्जियन इज रिलेटेड टू विच स्टूडेंट। इन सच केसेस वी नीड टू बी क्रिएट एडिशनल कॉलम से गार्जियन आईडी। तो हमको एक गार्जियन आईडी भी क्रिएट करनी होगी। गार्जियन आईडी क्रिएट करने से क्या होगा, अगर दो सिबलिंग्स हैं और उनके गार्जियन का आईडी सेम है तो वो उनके गार्जियन माने जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से किसी गार्जियन का अगर नाम, दो गार्जियन का नाम अगर सेम है तो हम उनकी आईडी देख करके पता कर सकते हैं कि किस कौन से वाले गार्जियन का आईडी किस स्टूडेंट से मैच कर रहा है। ठीक है, that will take unique value for each record in the guardian file, and the column id will also be kept with student file with related these two file। तो हम उसको स्टूडेंट कॉलम में भी एक रख देंगे और एक
आईडी उसमें भी रहेगी जो कि गार्जियन टेबल है, ठीक है। We could distinguish guardians by their phone number also, but phone number can change. हम फोन नंबर को भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फोन नंबर चेंज हो सकता है बीच में, लेकिन हम आईडी को चेंज नहीं कर सकते। एंड देयर फॉर मे नॉट ट्रूली डिस्टिंग्विश गार्जियन। जरूरी नहीं है ना, कि फोन नंबर से हम गार्जियन को ट्रूली डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक। क्योंकि फ़ोन नंबर चेंज हो गए, या फिर हमने कुछ दो दो हमने फ़ोन नंबर्स रख लिए, हम दोनों में, हमारे घर में 2 या 3 नंबर एक्सेस होते हैं, तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आईडी जो है वो यूनिक होती है। फिगर ये जो 8.1 है, इसमें थोड़ा डिटेल वही दी गई है गार्जियन का, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट में हम देंगे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ एंड यूज़र जो गार्जियन डिटेल। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गार्जियन डिटेल है, ये ये इससे लिंक हो रहा है तो हम इन दोनों टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमको रोल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस आईडी को इस आईडी से मैच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा किस स्टूडेंट का के गार्जियन है ये, या फिर इन स्टूडेंट के कौन से गार्जियन है, इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा। फिर हम गार्जियन का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस तो ये हम रखेंगे ही। फिर अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस कैसे लिंक होगा, ये रोल नंबर के थ्रू लिंक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें रोल नंबर है और ये रोल नंबर, ठीक है, और ये यूनिक है। स्टूडेंट का रोल नंबर ही उसका यूनिक आईडी होगा, तो रोल नंबर यहाँ से हम एक्सेस कर लेंगे कि ये अटेंडेंस शीट में हमने स्टूडेंट का नाम नहीं रखा, लेकिन रोल नंबर के थ्रू हम पता कर लेंगे कि ये अटेंडेंस किस स्टूडेंट की है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों टेबल एक दूसरे से क्या हो गई है, लिंक, ठीक है, एक दूसरे से लिंक हो गई है। और एक अगर कोई भी डेटा है तो हम दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं किसी एक टेबल के थ्रू। हम दूसरे टेबल को, जैसे स्टूडेंट टेबल है, इसके थ्रू हम दोनों टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ 3 फाइल्स इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस, ठीक है ना। कैसे रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है डेटाबेस में, वो बेसिकली इसके थ्रू आपको शो किया गया है। द टेबल्स ऑन एट फिगर 8.1 आर एम्प्टी, ये टेबल जो है एम्प्टी, विच आर टू बी पॉपुलेटेड विथ एक्चुअल डेटा एज वन इन टेबल 8.4। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये 8.1, ये खाली है अभी, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इनके अंदर डेटा तो अभी कुछ नहीं रखा गया। लेकिन ये वाली जो टेबल है, इसमें हमने क्या कर दिया है, डेटा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको भी प्रैक्टिकल मैं बताने वाली हूँ, ठीक है ना। अभी आप इसको देख रहे हैं, इसके बाद हम इसको जो प्रैक्टिकल करेंगे ना माई एसक्यूएल में, तो सेम चीज़ों को हम इसमें विद प्रैक्टिकल ऐड करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, देन उनके अंदर में डेटा को भी ऐड करेंगे, ठीक है। और सेम डेटा मैं ऐड करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्नैपशॉट स्नैपशॉट एक इमेज खींची गई है इसकी। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट का रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, और भी डेटा है क्या नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे रखा गया है और स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का डेट, डीओबी भी दे दिया गया है, और इधर पे जो है स्टूडेंट का, एक सेकेंड, GUID, गार्जियंस आईडी इधर रख दी गई है, ठीक है। दूसरे वाले में भी डेटा फिल कर दिया गया है। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, हाँ अभी ठीक है, ताकि सेंटर में आ जाए, ठीक है। और ये वाले में देखिए, इसमें आपको आईडी रख दी गई है, सेम आईडी है जो कि ऊपर वाले टेबल में है, ये देखिए, सेम आईडी है। और इसके बाद गार्जियन का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और इसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल आ गई हमारे पास। और स्टूडेंट अटेंडेंस टेबल में क्या क्या है, डेट है, रोल नंबर है, और इनका स्टेटस है कि प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो ये एक डेट का 2020, ये 1 का, ये 2 डेट 1 सितंबर, और ये 2 सितंबर का, ये जो है इनका प्रेजेंट डिटेल है, ठीक है। तो ये आपने देखा इसमें कि सिंप्लीफाइड डेटाबेस कॉल्ड स्टूडेंट अटेंडेंस विच इज यूज टू मेंटेन अ डेटा अबाउट द स्टूडेंट गार्जियन अटेंडेंस एज ऑन ईयर। द DBMS maintain a single repository of data at centralized location and can be used by multiple user, office staff, teacher at the same time, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जब होता है ना हमारे पास, तो हम एक ही टाइम पर उनको टीचर भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको ऑफिस स्टाफ भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो है गार्जियंस भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबके पास नहीं होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।
एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज का वीडियो में जैसा कि हमने कल बताया था कि आज हम पढ़ेंगे की कॉन्सेप्ट्स इन डेटाबेस। कीज़ का यूज़ होता है और वो की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं डेटाबेस में, उसको ही हम इसमें देखेंगे। प्लस डेटाबेस स्कीमा क्या, ये जो टर्म है ना बच्चों, इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं, डेटाबेस स्कीमास क्या होते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, स्ट्रक्चर्स वगैरह गिवन है, तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके देखनी है और ध्यान से देखिए। और वीडियोस में अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? इन ऑर्डर टू इफिशिएंटली मैनेज डेटा यूजिंग डीबीएमएस, लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन कीज टर्म। तो अगर इफिशिएंट मैनर में हमको सीखना है तो कुछ कीज हैं, कुछ मेथड्स हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस स्कीमास क्या होते हैं। स्कीमास को आप सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि कैसे समझ सकते हैं, कोई हम घर बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका बाहर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद हम दीवार वगैरह खड़ी करेंगे, या कितनी विंडोज बनानी है, कहाँ पे उसका गेट रखना है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे जो है आपका गेस्ट रूम होगा, है ना, कहाँ पर हॉल होगा, ये सारा कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं। या फिर हम उसको स्केलेटन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम ढांचा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हम उसको स्केलेटन भी कह सकते हैं कि वो एक तरह से, अगर हमारा बॉडी स्टैंड अप होगा, अगर हमारी बॉडी बिल्ट अप होगा तो पहले स्केलेटन अंदर होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम बिल्ट अप नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो इस तरह से कहा जाए तो डेटाबेस का एक तरह से स्ट्रक्चर, स्कीमा, जो मेन स्ट्रक्चर है वो स्कीमा होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। डेटाबेस स्कीमा इज द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, ठीक है ना। ये डिज़ाइन हो गया, डेटाबेस का डिज़ाइन हो गया। जैसे हम घर का डिज़ाइन बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले एक डिज़ाइन हम अपने माइंड में रख लेते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला कमरा, यहाँ पर ये वाला कमरा, यहाँ पे ऐसी विंडो, इधर पे गार्डन, हम ऐसा सोच लेते हैं। तो सेम एज स्कीमा जब हम डेटाबेस में बनाते हैं तो स्कीमा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बताता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इट इज द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस, यस, ये स्केलेटन होता है डेटाबेस का, यानी कि उसका जो ढांचा है वो होता है, रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर। टेबल नेम एंड देयर फील्ड कॉलम, उसमें बेसिकली क्या होते हैं, टेबल का नाम होता है, उसमें उसका फील्ड या कॉलम्स के नाम होते हैं। द टाइप ऑफ डेटा, ईच कॉलम कैन होल्ड constraints on the data to be stored if any, and the relationship among the tables, database schema is also called the virtual or logical architecture, ठीक है। तो हम वर्चुअल या लॉजिकल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं किसको, स्कीमा को, ठीक है। एज इट टेल्स अस हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज इन डेटाबेस। यहाँ पे आप इसको ये भी कह सकते हो कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज है डेटाबेस में, ये भी एक तरीका है, आप इसको कह सकते हो। कंस्ट्रेंट्स जो है, डेटा की जो लिमिटेशंस हैं वो भी यहीं पर आपकी डिसाइड हो जाएंगी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर देखिए एक डेटाबेस है, कैटलॉग है, इसमें क्या क्या है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, गार्जियन का है और अटेंडेंस का है, ठीक है। इतनी सारी इसमें डेटा है। और ये जो डेटा है ये किसके द्वारा हैंडल किया जा रहा है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इसका डेफिनेशन, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक्सेस डेटाबेस एंड इट्स डेफिनेशन। और वही एक्सेस किसको कर रहा है, क्वायरी को प्रोसेस कर रहा है। क्वायरी कौन कर दे रहा है, ऑफिस स्टाफ दे रहा है और टीचर दे रहे हैं। क्यों, टीचर को क्या चाहिए, स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, ऑफिस स्टाफ को भी क्या चाहिए, स्टूडेंट का डिटेल चाहिए। तो कहाँ से ये क्वेरी किधर जा रही है, सॉफ्टवेयर में जा रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू किधर जा रही है, डेटाबेस में जा रही है, डेटाबेस से स्टूडेंट, गार्जियन या अटेंडेंस में से मैच होकर के डेटा इनको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेरी का रिजल्ट, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसा देख सकते हो कि ये कंप्यूटर में रखा हुआ है कोई डेटाबेस है, और कंप्यूटर में अगर आपको जाना है तो उस डेटाबेस को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, वहाँ से आपको क्वेरी करनी पड़ेगी कि हमको स्टूडेंट का ये डिटेल चाहिए, और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इसमें हम ये भी देखेंगे कि डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ए में हमने देखा है क्या, डेटाबेस स्कीमा मतलब उसका बाहरी स्ट्रक्चर, आप एक सिंपल वर्ड में कह दीजिए तो बाहरी स्ट्रक्चर।
Data constraints क्या है? Sometimes we put certain restriction or limitation on the type of data that can be instead in one or more columns or table. This is done by specific one more constraints on that column while creating the table. For example, one can define the constraint that column mobile number can only have non-negative integer. कहने का मतलब ये है कि कुछ हम यहाँ पे लिमिटेशन सेट कर देते हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर आपने कहीं फीड किया, कोई रजिस्ट्रेशन आप कराने गए होंगे, आपने मोबाइल नंबर फीड किया होगा, तो अगर आप ज़्यादा नंबर दे दिए, 10 नंबर का आपका मोबाइल नंबर होगा, आपने अगर 11 या 12 दे दिया, तो वहाँ पे वो आपको मैसेज प्रॉम्प्ट करेंगे कि नहीं, आप इतने डेटा नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए एक लिमिटेशन सेट हो गई। ठीक है। अगर फोन नंबर वाली फील्ड में आप जाएंगे और वहाँ पे आप नेम टाइप करेंगे तो वो टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन सेट है, वहाँ पे केवल आप डिजिट ही डाल सकते हैं, वहाँ पे आप कैरेक्टर नहीं डाल सकते। तो ये सभी डेटा कंस्ट्रेंट्स में आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये सारी चीज़ें आपके डेटा कंस्ट्रेंट्स में आती हैं। और जब आप डेटा फीड करते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कंस्ट्रेंट्स देना आपको ज़रूरी है, अदरवाइज ये लिमिटेशन काम नहीं करेंगी। ठीक है। Since each student shall have one unique roll number, है ना, we can put the not null and unique constraint। यहाँ पर हम not null या unique constraint ये क्या है आगे इसको भी हम देखेंगे। हम इसमें जो है रख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं खाली रख सकते ना। रोल नंबर में अगर हम कुछ नहीं रखेंगे तो बच्चे को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? टेबल हमारा कैसे, स्टूडेंट का डिटेल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम इस फील्ड को खाली रख ही नहीं सकते। तो जब तक आप उस फील्ड को नहीं भरोगे आपका पेज आगे नहीं जाएगा, है ना। इस तरह से द रोल नंबर कॉलम कंस्ट्रेंट आर यूज टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन डेटाबेस। कंस्ट्रेंट का मेन यूज होता है कि आपकी डेटा की कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी और एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। ठीक है ना। कोई भी कुछ गलत डेटा डाल के, अब मान लीजिए मैंने 10 डिजिट का नहीं किया फ़ोन नंबर, कोई 11-12 डिजिट का डाल के चलाया, तो अब क्या हुआ? आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे, आपका डेटा वैलिड है क्या? आपका सही डेटा पुट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो कंस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी, लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी है। नहीं, लोग इतनी गलतियाँ करके आ जाएंगे और आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है। तो लोग खुद से गलतियाँ ना करें उस डेटाबेस में। तो डेटाबेस जो है ये इन एक्यूरेसी के साथ, इन कंस्ट्रेंट्स के साथ बनाया जाता है। ठीक है। मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। मेटा डेटा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत सिंपल है। मेटा डेटा या डेटा डिक्शनरी दोनों सेम चीज़ें हैं। या डेटा डिक्शनरी कर दीजिए या मेटा डेटा कह दीजिए। इसको मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने कोई आप गूगल करेंगे और वहाँ पे आपने कोई एक वर्ड सर्च किया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा मीनिंग आ जाएगा उसका, कि इसका ये भी मीनिंग होता है, ये भी मीनिंग होता है, ये भी मीनिंग होता है, यहाँ पे भी मीनिंग होता है। बहुत सारे उसके एंटोनिमस साइनोनिमस सारा कुछ वो शो कर देते हैं। ठीक है। तो मेटा डेटा का मतलब वही है, डेटा अबाउट डेटा। अगर आपने कोई एक डेटा सर्च किया उसके बारे में बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है। डेटा अबाउट डेटा, द डेटाबेस स्कीमा along with various constraint data is stored by DMS in database catalog dictionary called metadata। ठीक है। तो कंस्ट्रेंट के अलावा मेटा डेटा होता है, उसका अपना खुद का एक डिक्शनरी बन जाएगा जिसको हम मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। ये डेटा अबाउट डेटा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने आपने सर्च किया बुक, राइट ना। तो बुक में क्या हो गया? आप बुक में कई सारी बुक्स हो सकती हैं। आपने हिंदी बुक सर्च करी तो हिंदी की कई सारी बुक्स हो जाएंगी। आपने किसी राइटर की बुक सर्च करी तो उस राइटर की कई सारी बुक्स हो जाएंगी। तो मतलब उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर और बहुत सारा डेटा अंदर है। फिर उन बुक्स के अंदर भी बहुत सारे कॉलम्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कहलाता है डेटा अबाउट डेटा। मतलब अगर एक डेटा है उसके अंदर आप जाएंगे तो और डेटा आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज डेटा अबाउट डेटा। ये बिल्कुल आप इसको, अगर आप साइंस या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने साइंस के स्टूडेंट हैं नहीं भी हैं तो आपने कंपोनेंट्स पढ़ा होगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जिससे वो चीज़ें मिल करके बनी होती हैं। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक किन किन चीज़ों से मिल करके बनी? हमने नाम रख दिया है कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर और बहुत सारे डेटा है ना, जिन इंग्रेडिएंट से मिल करके कोल्ड ड्रिंक बनी हुई है। तो दिस इज डेटा अबाउट डेटा। ऐसा आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद डेटाबेस इंस्टेंस को देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस ये जो है इंस्टेंस। तो डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है? आपने स्ट्रक्चर बना लिया स्कीमास के थ्रू, आपने कंस्ट्रेंट सेट कर दिए, आपने जो डेटा अबाउट मेटा उसके हो गए। और इसके बाद इंस्टेंस क्या होता है? उसके अंदर की वैल्यू। आपने घर बना लिया, आपने स्ट्रक्चर बना लिया, दीवार बन गई, खिड़की बन गई, विंडो बन गई, दरवाजे बन गए। अब उसके अंदर सामान जो रखना है वो हमारा कहलाएगा इंस्टेंस।
ठीक है। आपने घर बना लिया और उसके अंदर आपने सामान रखना है, क्या रखना है, हमको कोई सामान नहीं, अच्छा हमने चेयर लेकर आए, अब ये चेयर हमको अच्छी नहीं लग रही, हम दूसरी चेयर, ठीक इसी तरह से हम सोफा लेकर के आए और कुछ दिनों के बाद वो सोफा बेकार हो गया, हम दूसरा लेकर के आ गए, हमने दूसरा रख दिया। तो स्कीमा, हम घर तो नहीं चेंज कर रहे हैं ना बार बार कि हम सोफा खराब हो गया तो हम घर चेंज कर दें, ऐसा थोड़ी नहीं होता है ना। या फिर टीवी खराब हो गई तो हम टीवी को नहीं चेंज करके हम घर चेंज कर दिए, स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, ऐसा तो नहीं करते। हो सकता है कि ये वाला डाटा यहाँ पर है तो कभी कभी हमें यहाँ नहीं पसंद है, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, उसी कमरे में दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस इज इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज इंसिडेंस, चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा, स्टेट ऑफ डेटाबेस इज एम्प्टी, तब डेटाबेस खाली होता है। ठीक इसी तरह जब हम घर बनाते हैं तो घर पूरा खाली होता है। नो डेटा एंट्री इज देयर, कोई भी डेटा एंट्री नहीं होती उसके अंदर। दे आर लोडिंग डेटा, आफ्टर लोडिंग डेटा द स्टेट ऑफ स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम इज डेटाबेस इंस्टेंस। आपने देखा होगा जो स्नैपशॉट हमने ऊपर दिया था उसमें क्या था कि पहले तो खाली हमने स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद उसके अंदर हमने डेटा फीड कर दिया, तो जो डेटा हमने फीड कर दिया ना वो सभी उसका इंस्टेंस कहलाया। जैसे हम घर के अंदर सामान रख दिए तो वो सामान हमारे इंस्टेंस कहलाए। वी मे देन रिट्रीव डेटा थ्रू क्वारीज और मैनिपुलेट डेटा। इन डेटा को हम क्वेरीज के थ्रू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं थ्रू अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशन डिलीशन, दस इज स्टेट डेटाबेस चेंज एंड दस डेटाबेस स्कीमा कैन हैव मेनी इंस्टेंस एट डिफरेंट टाइम। तो डेटाबेस जो स्कीमा होता है वो तो चेंज नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन इंस्टेंस जो है वो कई बार चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक ही जो स्कीमा है उसके कई सारे इंस्टेंस हो सकते हैं कई बार, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद देख लीजिए क्वेरी। क्वेरी तो वही है, क्वेश्चन क्या चाहिए आपको तो आप एक्सेस कर पाएँ। अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन डिजायर्ड वे, हमको क्या चाहिए एक्चुअली डेटाबेस में से। तो क्वेरी कैन बी मेड टू गेट डेटा फ्रॉम वन टेबल और फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स, या तो वो एक टेबल से एक्सेस हो जाएगा या तीनों टेबल में से एक्सेस करना होगा। फॉर एग्जांपल फाइंड नेम ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन अटेंडेंस डेट वन, अगर 2 तारीख को जो है ना बच्चे, कोई बच्चे अटेंड, जित कितने बच्चे हैं उनका डेटा चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, उन बच्चों का नाम चाहिए। तो इज क्वेरी टू द डेटाबेस रिट्रीव द मैनिपुलेट डेटा, द यूजर नीड टू बी राइट क्वेरी यूजिंग लैंग्वेज कॉल्ड विच इज डिस्कस इन चैप्टर 8। ठीक है, तो क्वेरी लैंग्वेज एम एस क्यू माई एस क्यू एल या एस क्यू एल का यूज करके ये किया जाएगा। ये क्वेरी लैंग्वेज होती है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको एसक्यूएल बोला जाता है, ठीक है। इनका यूज किया जाएगा डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए। अच्छा, डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिनको हम क्वेरी एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा, अब हमको चाहिए इन बच्चों का नाम, तो देखो अटेंडेंस वाले टेबल में हमने स्टूडेंट नेम तो नहीं दिया था, तो हमें 2 टेबल यूज करनी पड़ेंगी अगर हम उनको इस डेट प्रेजेंट हुए बच्चों का नाम चाहिए तो। नाम तो स्टूडेंट टेबल में था, है ना, तो हमको 2 टेबल का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन हो गया। क्या क्या चीजें, डेटाबेस मैनिपुलेशन है, फिर डेटाबेस इंजन है, और इसके बाद ये डेटा ये हमारा फिनिश। तो डेटाबेस मैनिपुलेशन जैसा कि इसका नाम ही है कि डेटा को मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है। कोई बच्चा स्टूडेंट आया तो है ना, उसको डिलीट करो या इंसर्ट करो, ऐसा। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशंस, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन, है ना। मैनिपुलेशन के लिए 3 चीज यूज होती है, या तो इंसर्शन या तो डिलीशन या अपडेशन। सपोज रिवान ज्वाइन अ न्यू स्टूडेंट, एक नया स्टूडेंट क्लास में आया तो स्टूडेंट डिटेल में उसको ऐड करने की ज़रूरत है, उसके लिए एज वेल एज गार्जियन डिटेल में भी उसके डेटा ऐड करेंगे हम। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन, ठीक है। इन केस स्टूडेंट कोई बच्चा है वो स्कूल छोड़ के चला गया तो उसका डेटा क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, उसका टीसी देना पड़ेगा, डेटा डिलीट करना पड़ेगा, स्टूडेंट डिटेल से भी, गार्जियन डिटेल से भी, और अटेंडेंस डिटेल से भी। जब बच्चा ही नहीं है तो उसके गार्जियंस का नाम क्यों रखेंगे, उसकी अटेंडेंस क्यों करेंगे, है ना। तो ये सारा कुछ हमको हटाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिलीशन। अगर कोई बच्चा है, अथर्व है, और उसने उसका मोबाइल नंबर फादर का चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसका फोन नंबर जो है गार्जियन डिटेल फाइल में जाएंगे और हम चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अपडेशन। हमने उस बच्चे को डिलीट नहीं किया, हमने उस बच्चे को इंसर्ट भी नहीं किया, हमने उसको क्या किया, अपडेट किया है। वो बच्चा है, हमने उसका एक डेटा अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपडेशन ऑपरेशन इन द डेटाबेस, अंडरस्टैंड। होपफुली आर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। लास्ट है हमारा डेटाबेस इंजन। क्या है डेटाबेस इंजन? Database engine is the underlying component or a set of programs used by DBMS
टू क्रिएट डेटाबेस एंड हैंडल वेरियस क्वेरीज फॉर डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। ये वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस इंजन, जो डेटाबेस को कंटिन्यू फ्लो में चलाते हैं कि हम उसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकें, हैंडल कर सकें, क्वेरीज कर सकें, डेटा रिट्रीव और मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ डेटाबेस के कंपोनेंट्स हैं जिसको फर्दर आगे हम पढ़ेंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा रिलेशनल डेटाबेस पे होगा, जिसको हम कहेंगे आरडीबीएमएस। अभी हमने डीबीएमएस पढ़ा और अभी हम आरडीबीएमएस पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। यहाँ पर देखिए लिमिटेशन ऑफ डेटा यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। लिमिटेशंस ऑफ डेटा जो अपने ऊपर पढ़ लिया है, तो इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी। अगर कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है तो क्यों हुई है? यूज ऑफ डीबीएमएस इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटेनिंग फंक्शनैलिटीज लाइक सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग एंड इंटीग्रिटी। इंक्रीज डेटा vulnerability as data are stored certainly centrally. It increases the changes of loss of data due to any failure or hardware software. It can bring all operations to halt for all the users. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लिमिटेशंस जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी को, जो बढ़ी हुई है कॉम्प्लेक्सिटी, उनको कम करती हैं। ठीक है, लिमिटेशन अगर आई है डीबीएमएस में, क्या क्या लिमिटेशन है डीबीएमएस में, तो उनका कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी, ये सारा कुछ, इंटीग्रिटी, वो अगर हम कम कर सकते हैं, है ना, इनको तो कम कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करके, कांस्टेंट लगा करके। और डेटा बेस की जो वेलेबिलिटी है वो सॉफ्टवेयर, हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं कि हम उसमें सारे डेटा जितने भी फंक्शन है उनको अच्छे तरीके से यूज करें, और जो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है उसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन उनको सही तरीके से फॉलो करें, और जो हार्डवेयर यूज़ है, रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज़ करें। और तो ये क्या करेगा, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यूज़र तक आने ही नहीं देगा। अगर हम सही तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो यूज़र के लिए वो ईजी हो जाएंगे मैनिपुलेशन और अपडेशन, और जितने भी हम क्वेरीज इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि यहाँ पर जो है ये वाला कहाँ गया, की कॉन्सेप्ट्स में आपको देखना है डेटाबेस स्कीमा और डेटा कंस्ट्रेंट्स, मेटा डेटा डिक्शनरी, डेटाबेस इंस्टेंस क्यों ज़रूरी है, क्वेरी का ज़रूरत क्यों है, डेटा मैनिपुलेशन क्यों ज़रूरी है, डेटाबेस इंजन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस को के कंपोनेंट होते हैं जो उसको अच्छी तरह से काम करने, फंक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे, और कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करेंगे। जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी आपके सजेशन है, वो भी अलाउ है, तो आप वो भी दे सकते हैं। और इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियो जिसके पढ़ लिए हैं, और ये शायद इसके बाद शायद एक और वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। इससे पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इससे पहले जितने वीडियो अपलोड है उनको प्लीज़ जा करके क्लास 12 चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो जहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। ये डेली के वीडियो में मैं बोलती हूँ, लेकिन आप समझदार हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? अभी हमने डेटा मॉडल्स हमने पढ़ा, डीबीएमएस हमने पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्वेरीज क्या होती हैं, एसक्यूएल क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। अब रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब क्या है कि एक ऐसा मॉडल जिससे पता चलेगा कि रिलेशंस कैसे से हो रहे हैं ना, मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है। तो मॉडल कैसे होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस आर अवेलेबल एंड देयर क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइंग डेटा मॉडल। उनका क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे कई प्रकार के डीबीएमएस अवेलेबल है, लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन है किस हिसाब से होगा, उनके अंदर जिस टाइप का मॉडल फीड होगा, ठीक है ना, मॉडल के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। डेटा मॉडल डिस्क्राइब, डेटा मॉडल होते क्या है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का होगा, इंक्लूडिंग हाउ डेटा डिफाइन एंड रिप्रेजेंटेड रिलेशनशिप अमंग डेटा एंड देयर कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट हमने पढ़े, ठीक है, उन जो कंस्ट्रेंट होंगे, जो लिमिटेशंस हम लगाएंगे, और जो डेटा हमारे पास होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप को भी शो करेगा कौन, डेटा मॉडल।
द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा मॉडल इज रिलेशनल डेटा मॉडल। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है डेटा मॉडल वो है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसके अलावा भी कई सारे डेटा मॉडल हैं, जैसे कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा। अगर सी प्लस प्लस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एंटाइटी रिलेशनशिप डेटा, ठीक है ना। एंटिटी का मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वैसे रिलेशन शिप डेटा मॉडल्स हो गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट मॉडल हो गया, हायरार्किकल डेटा मॉडल हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे इस इतने सारे टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं। अगर आपने सी सी प्लस प्लस जावा पढ़ा है तो आपने ये सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली उसमें हायरार्किकल मॉडल को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। अभी आप अगर प्रोग्रामिंग में नए हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम रिलेशनल डेटा मॉडल पर फोकस करेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम सीख जाएंगे। ठीक है। दिस बुक डिस्कस द डीबीएमएस बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल। तो यहाँ पर हम जो बुक में डिस्कस किया जा रहा है वो रिलेशनल मॉडल को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ये डीबीएमएस बेस्ड डेटा मॉडल है और सबसे अच्छा सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है डीबीएमएस के लिए। In relational model, table are called relational relation that store data for different columns. यहाँ पे जो रिलेशनल मॉडल है उसमें टेबल्स को रिलेशन कहा जाता है, जो जिसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसा कि आपने देखा है और नीचे शायद आप देखेंगे भी यहाँ, ठीक है ना। काफी सारे कॉलम्स होते हैं और ये इस तरह से वो स्टूडेंट कॉलम हो जाएगा, स्टूडेंट नेम कॉलम हो जाएगा, स्टूडेंट डीओबी कॉलम हो जाएगा। हमने ऊपर पढ़ा भी है काफी सारा। तो ये सारी चीजें क्या है, कहाँ पहुंच गए ये, ठीक है। तो जितने भी टेबल हैं उनमें कई प्रकार के कॉलम्स हो सकते हैं, ये हमने प्रीवियस ही पढ़ लिया है कि कितने भी प्रकार के उसमें कॉलम्स हो सकते हैं। हर एक कॉलम का एक पर्टिकुलर नाम होगा, यूनिक सा नाम होगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल ईच रो इन द टेबल प्रेजेंट अ रिलेटेड सेट वैल्यू, है ना। रिलेटेड सेट का वैल्यू का मतलब है कि हर एक कॉलम का यूज करके एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कौन, एक हर एक जो रो होती है। Each row of table represent a particular Gaussian and has related value wise। जैसे कि नीचे जो कॉलम दिया हुआ है तो हर एक टेबल जो है, हर एक लाइन जो है वो पूरे पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, it's important to note here that relation in a database are not independent table। इंडिपेंडेंट टेबल का मतलब वो अलग से कोई प्रेजेंट नहीं होता है। रिलेशनल मॉडल, रिलेशन का मतलब ही हो गया कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन होगा, तो हमें डेटा एक्सेस करना है तो हर एक टेबल की जरूरत हमको पड़ने वाली है, बट आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन अटेंडेंस हैज एट्रीब्यूट रोल नंबर। रिलेशन अटेंडेंस के पास हमारा जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है वो लिंक होगा किसके, स्टूडेंट रिलेशन के रिकॉर्ड स्टूडेंट के साथ में, ठीक है ना। स्टूडेंट के साथ में वो होगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर गिवन है, ठीक है ना। अटेंडेंस के अंदर जो है रोल नंबर गिवन है और स्टूडेंट के अंदर क्या है, नेम गिवन है। तो दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिमिलरली एट्रीब्यूट जी यू आई डी, मतलब कि गार्जियन आईडी कहाँ, स्टूडेंट टेबल में भी प्लेस्ड है, तो हम एक्सेस कर सकते हैं गार्जियन आईडी के थ्रू, स्टूडेंट टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, या स्टूडेंट टेबल के थ्रू हम गार्जियन आईडी को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस देखिए जिनमें इन टेबल्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एक्सट्रैक्टिंग गार्जियन टेबल और पर्टिकुलर स्टूडेंट, अगर हर एक स्टूडेंट को हमें निकालना है तो हम दोनों में से किसी भी टेबल को से दूसरी टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब बेसिकली यही है। इफ लिंकिंग एट्रीब्यूट आर नॉट देयर इन अप्रोप्रिएट रिलेशन, अगर जो एट्रीब्यूट हमने लिंक किया है उनका कोई अच्छे से रिलेशन नहीं है दोनों टेबल के साथ, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कीप द डेटाबेस इन करेक्ट स्टेट एंड रिट्रीव वैलिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। अगर सही तरीके से कनेक्ट नहीं है तो हम वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं ला पाएंगे। जैसा कि ऊपर हमने लिमिटेशंस पढ़ी कि किसी में डुप्लीकेट डेटा है ना, कोई टेबल बार बार रिपीट हो गई है, कोई रो बार बार रिपीट हो गया, कोई फोन नंबर बार बार रिपीट हो गया है ना। तो अगर सही से रिलेशन नहीं है तो हम डेटा को सही तरीके से रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिगर 8.3 में शो किया गया है रिलेशन स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट अटेंडेंस का रिलेशन किसके साथ शो किया गया है, स्टूडेंट अटेंडेंस और गार्जियन के बीच में। तीन टेबल ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट टेबल गार्जियन टेबल है,
स्टूडेंट टेबल है, और ये आपका हो गया अटेंडेंस। और ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो गार्जियन आईडी है वो स्टूडेंट में जो गार्जियन आईडी है उसके साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पर ये जो रोल नंबर है ये अटेंडेंस के साथ में कनेक्ट होगा। ठीक है, और हम इस तरह से सारा रिकॉर्ड एक्सेस कर पाएंगे। काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, या बड़ा ही कर दिया मैंने, छोटा कर देते हैं थोड़ा, हल्का सा। ठीक है, इसके बाद जो है ये एक स्कीमा, स्कीमा हमने पढ़ा था ना स्टार्ट में, हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस इसके और प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में। ठीक है ना, स्कीमा। तो स्कीमा क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन स्कीमास की बात करें और डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रीब्यूट, तो अगर स्टूडेंट हम बना रहे हैं टेबल, तो इसमें हमने रोल नंबर दिया है, हमने स्टूडेंट का नाम दिया है, स्टूडेंट का डीओबी दिया है, और गार्जियन आईडी दिया है। तो ये हो गया आपका रोल नंबर, ये हो गया स्टूडेंट नेम, ये हो गया स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, और ये स्टूडेंट आईडी। इनको डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है। इसी तरह अटेंडेंस में हमने जितना जितना यूज किया है, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस, ये सारा कुछ। और गार्जियन आईडी में हमने गार्जियन नेम, गार्जियन आईडी, गार्जियन फोन नंबर और एड्रेस, ये कॉलम्स हमको आगे टेबल बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। ईच ट्यूपल, ट्यूपल हम रो को कहते हैं, इन रिलेशन टेबल। अच्छा, ट्यूपल जो है वो रो हो गया, रिलेशन क्या हो गया, टेबल हो गया। करस्पॉन्ड डेटा टू और रियल वर्ल्ड एंटाइटी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का गार्जियन एंड अटेंडेंस। ये क्या होते हैं आपस में, रियल वर्ड एंटाइटी का मतलब होता है कि रियल में स्टूडेंट हैं, उनके गार्जियंस होते हैं, उनकी अटेंडेंस होती है, तो ये रियल वर्ल्ड चीजें हैं। ठीक है, इनका आपस में रिलेशन होता है। इन द गार्जियन रिलेशन टेबल, अगर 8.5 ऊपर हमने देखा है, ईच रो रिप्रेजेंट द फैक्ट अबाउट द गार्जियन, है ना। हर एक रो क्या, यहाँ पे देखिए ये वाले टेबल में, तो हर एक रो क्या कर रही है, यहाँ पे ये जो गार्जियन है इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। आईडी से आप एक्सेस कर सकते हैं, उनका फोन नंबर एक्सेस कर सकते हैं, उनका एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये the facts about the guardian and the column name in guardian table is used to interpret the meaning of data stored under the column. A database that is a modeled on the relation data model concept is called relational database. जो relational data model है उसको ही relational database कहा जाता है। relation कैसे शो हो रहा है ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, और यहीं पे ये जो दिया हुआ है टेबल, ये पूरा का पूरा क्या है, एक रो। अगर इसकी बात करी जाए तो ये आपका ट्यूपल है, ये वाला, है ना। इसमें कितने ट्यूपल हो गए, 1 2 3 4 5 ट्यूपल्स हो गए, और इसमें रिलेशन कितने हो गए, 4। 1 1 2 3 4। ठीक है, देखो बच्चों क्या है कि स्टार्ट, अगर आप इस चैप्टर में नए हैं तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो जिसमें आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। धीरे धीरे वो चीजें आपका, मैं ये नहीं कहती कि एक बार में सारी चीजें आपको बिल्कुल पता चल जाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए हमको टाइम और थोड़ा सा अपना जो ध्यान है वो तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे फैक्ट अबाउट रिलेशन, रिलेशन एंड गार्जियन, ये देखो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इधर भी नीचे रिपीट होगा। किसी भी एक चीज को हम कई कई नाम से यहाँ पे बुला रहे हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री। अभी देखो हमने क्या बोला था, डिग्री क्या हो गया, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है ना, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं, डिग्री। अब यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट एक नया वर्ड आ गया। अभी इसको ही हम रिलेशन कह रहे थे, इसको ही हम कॉलम कह रहे थे, इसको ही हम फील्ड कह रहे थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि फील्ड, रिलेशन, कॉलम, एट्रीब्यूट ये चारों सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है, मतलब 4 कॉलम है, 4 ही फील्ड है और 4 ही रिलेशन। ठीक है, कार्डिनलिटी, अभी देखो नया वर्ड आ गया आपके पास, कार्डिनलिटी, इसको ही हम डिग्री कह रहे हैं ना। ध्यान रखिएगा, जो टेबल है, कॉलम नेम है, उसको ही हम डिग्री कह रहे हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज हो गई, उसको ही हम रोज बोल रहे हैं, उसको ही हम ट्यूपल्स बोल रहे हैं, उसको ही हम रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है। रिलेशन इज अ फ्लैट फाइल, ईच कॉलम हैज अ सिंगल वैल्यू, ईच रिकॉर्ड हैज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, तो हर एक रिकॉर्ड के पास उतने ही कॉलम होंगे जितने दूसरे वाले रिकॉर्ड के पास हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम या ज्यादा हो जाएंगे। और अगर इसकी बात करी जाए, पता करना है कि इस रिलेशनल मॉडल का क्या एग्जैक्ट साइड है, तो 4 × 5 आप कर देंगे, उतने ही आपको डेटा मिल जाएंगे। 4 × 5 = 20, आप काउंट कर लीजिए। इसमें कितने हैं, 5 5 5 5 5,
तो 5 4 जा 20 है ना। तो इस तरह से उनके बाद बीच जो रिलेशन होता है ना डिग्री और कार्डिनलिटीज के बीच, या एट्रीब्यूट या रोज के बीच, है ना, जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, डिग्री इंटू मल्टीप्लाई, डिग्री मल्टीप्लाई कार्डिनलिटी, है ना, ऐसा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे तो ये शो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा जो एट्रीब्यूट है, ट्यूपल है, डोमेन है, डिग्री है, इनको ही एक्सप्लेन किया गया बच्चों, जिसको मैंने ऊपर में बोल दिया वही सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्चुअली इतना थ्योरी में पढ़ रही हूँ क्योंकि आपका एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैम ने कुछ स्किप कर दिया, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। तो मैं पूरा का लाइन बाय लाइन आपको बता रही हूँ। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कॉलम होता है, जो कॉलम रिप्रेजेंट है, फील्ड जो रिप्रेजेंट है, और क्या कहते हैं, डिग्री आपके पास जो है वो आपका एट्रीब्यूट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीटर फॉर विच डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशन सिंपली स्टेट द कॉलम ऑफ रिलेशन आर द एट्रीब्यूट विच आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ फील्ड, जिसको फील्ड कहा जाता है, जिसको कॉलम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल GUID, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस, गार्डियन टेबल में है। तो ये सभी क्या हो गए आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। ट्यूपल्स क्या हो गए, पहले बता दिया मैंने। रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, जो फाइल होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, ईच रो ऑफ डेटा इन रिलेशन, यानी कि टेबल में जितने भी रोज होती हैं वो सभी ट्यूपल्स कहलाती हैं। इन अ टेबल विद कॉलम्स, अ ट्यूपल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड रिलेटेड वैल्यू। जो वैल्यू दी जाएंगी उसके बीच इसका रिलेशन होता है ट्यूपल का। कॉलम के अंदर जो वैल्यू दी जाएगी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए जी नेम दिया है ना, गार्जियन का नाम, तो गार्जियन का नाम जो होगा ना, उसका रिलेशन किसके साथ होगा? रो के साथ होगा, राइट ना। इन सब का, इन सब के अंदर जितनी वैल्यू होंगी उनका रिलेशन रो के साथ में होगा। डोमेन क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। डोमेन वो एक मिनट इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यूजुअली अ डेटा टाइप यूज टू स्पेसिफाई डोमेन एंड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्टूडेंट रिलेशन द एट्रीब्यूट रोल नंबर टेक इन टीजर वैल्यू। जो वैल्यू है ना, जिसका रिलेशन ट्यूपल के साथ हमने शो किया, तो जो डेटा, जो कॉलम के अंदर वैल्यू है उसको ही एग्जैक्टली exactly हम डोमेन कहते हैं, राइट ना। Attribute roll number take integer value, hence the domain is a set of integer value। यहाँ पे हो गया। Similarly the set of character string, वो भी क्या हो गया आपका? डोमेन हो गया। कंटिन्यू द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट एस नेम, स्टूडेंट नेम में जो भी वैल्यू होगी, स्टूडेंट नेम में क्या होगा? स्टूडेंट का नाम होगा मोहन, मोहन वर्मा, रितिका वर्मा, ऐसे करके कुछ नाम होगा। तो वो जो नाम है ना, जो वैल्यू उसके अंदर है, वही आपका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। होपफुली कि अंडरस्टैंड हो गया आपका, हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कोई परेशान नहीं, जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे ना, उसके अंदर वैल्यू वगैरह देंगे, वो सारी चीज़ों को मैं रिपीट करती जाऊंगी, और आप भी बढ़िया ध्यान से उसको देखिएगा। डिग्री अभी हमने देख लिया, जो कॉलम होते हैं यानी कि जो एट्रीब्यूट होते हैं वही डिग्री होते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन गार्डियन हैज 4 डिग्री, ऊपर हमने इसको देख लिया है। कार्डिनलिटी भी हमने देख लिया, जितनी रोज होंगी किसी टेबल में वो सभी कार्डिनलिटी है, ठीक है। तो प्रीवियस जो गार्जियन टेबल है उसमें हमने 5 ट्यूपल्स देखा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आज का वीडियो हुआ खत्म। आगे के वाले वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कीज, जो होते हैं ना, कीज इन रिलेशन डेटाबेस, ठीक है। ठीक, तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं स्टॉप, और टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे, और चैप्टर जो है हमारा ये ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में अब बची हुई है एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्सरसाइजेस आपको चाहिए या आप खुद करेंगे, या फिर कौन से वाले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको, तो आपको जो है एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं समरी क्या क्या है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं।
और इसमें क्योंकि हर एक चैप्टर का समरी मैं ज़रूर डालती हूँ, तो इस चैप्टर का भी समरी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि फाइल जो होता है वो एक कंटेनर होता है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें हम फाइल डेटा स्टोर करते हैं। दूसरा, फाइल सिस्टम जो होता है वो क्या क्या चीज़ों से होके गुजरता है। पहला, रिडंडेंसी, इनकन्सिस्टी कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डेटा डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल डेटा शेयरिंग। ये प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी होती है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीज़ और कंस्ट्रेंट सिस्टम जो है यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट और मैनेज करता है डेटाबेस को। और डेटाबेस क्या है, टेबल्स का कलेक्शन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेटाबेस कलेक्शन इज अ टेबल्स, उसमें कई सारी टेबल्स होती हैं, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर ट्यूपल्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और डेटाबेस स्कीमा इज द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस का डिज़ाइन होता है। डेटाबेस कंस्ट्रेन जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है बनाती हैं डेटा के अथराइजेशन को, अनअथराइज एक्सेस से रोकती हैं डेटा को, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कैन बी इंसर्ट इनटू द टेबल। और इसके बाद डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस कैटलॉग। ठीक है ना, डेटाबेस कैटलॉग में ये स्टोर्ड होते हैं पहले से ही, ताकि जब भी कोई क्वेरी करी जाए तो इनके हिसाब से ही उनको रिजल्ट प्रोवाइड किए जाए। द स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम इन द डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, जितने भी स्नैपशॉट इसमें गिवन है, जितने भी डेटाबेस के, तो वो डेटाबेस कभी ना कभी वो स्कीमा के अंदर रहे होंगे। इंस्टेंस का मैंने बताया था ना कि वो चीज़ें जो आप स्ट्रक्चर के अंदर, स्कीमा के अंदर आप रख सकते हैं, वो इंस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है ना। अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेरी जो होती है एक तरह की रिक्वेस्ट होती है, डेटाबेस से करी जाती है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिए। ठीक है। डेटा एंड मैनिपुलेशन, उससे हम क्वेरी करके ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये वाला फ़ोन नंबर भाई ख़राब हो गया है, तो आप क्या करिए, उसको अपडेट कर दीजिए। मुझे ये वाला स्टूडेंट जो है, मैं इसकी टीसी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो आप इसका डेटा मेरे बच्चे का यहाँ से आप हटा दीजिए। मैंने अपने बच्चे का नया एडमिशन कराया है, तो प्लीज़ मेरे बच्चे का डेटा जो है यहाँ सेट कर दीजिए। तो इस तरह का क्यों क्वेरी हम स्कूल में आकर के करते हैं, ऑफिस में आकर के करते हैं। सेम एज अगर हमको डेटाबेस से कोई चीज़ लेनी है, तो उसके लिए हम उसमें इंसर्ट करनी है, अपडेट करना है या हटाना है, तो हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ रिटन इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये जो जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है उसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक वैसा ही जैसे हम बोलने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में डीबीएमएस जो लैंग्वेज का यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल डीबीएमएस यानी कि आरडीबीएमएस कुछ नहीं, डीबीएमएस से पहले आर लग जाएगा, आर फॉर रिलेशन। is used to store data in relational table. Rows and columns tables are called tuples and attribute respectively. A table is referred to as a relation. टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है। और टेबल में जो होती हैं वहाँ रो और कॉलम्स होते हैं। रो को हम ट्यूपल्स कहते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इनके और कई सारे नाम मैंने बताए हैं, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने और क्या क्या नाम बताए हैं, रो और कॉलम्स को हम और क्या क्या कह सकते हैं। ये आज के लिए आपका टास्क है। और डिस्ट्रक्शंस ऑन डेटा in the RDBMS is applied by use of key such as candidate key, primary key, composite key और foreign key। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो हम किन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की और फॉरेन की का यूज़ कर सकते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए पूरे रिलेशन में। ठीक है। प्राइमरी की इज अ रिलेशन इज यूज्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ट्यूपल। ट्यूपल के यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है, प्राइमरी की का यूज़ किया जाता है, जो कभी नल नहीं होती, जो कभी खाली नहीं होती। फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन शो करती है, यानी फॉरेन की इज यूज टू रिलेट टू टेबल्स और रिलेशन। ठीक। ईच कॉलम इन टेबल रिप्रेजेंट फीचर। फीचर का मतलब क्या हो गया, एट्रीब्यूट ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के क्या फीचर हैं, उस रिकॉर्ड के क्या क्या फीचर हैं। जैसे किसी रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड है मेरे पास, मोहन का कोई रिकॉर्ड है जिसमें उसका नाम है, उसका एज है, क्लास है, तो यहाँ पे उस रिकॉर्ड का फीचर क्या हो गया, नेम, क्लास और उसका एज। ठीक है, एट्रीब्यूट। टेबल स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर एनी एंटिटी वेयर एज अ रो रिप्रेजेंट एज अ रिकॉर्ड।
ठीक है ना। तो रो जो है पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है और टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, ठीक है ना। ये वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अ ट्यूपल इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, ट्यूपल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। ये ट्यूपल की जगह आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बच्चा, दोनों सेम चीज़ें हैं, रिकॉर्ड एंड ट्यूपल दोनों सेम चीज़ें हैं। कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू दैट मेक अ रिकॉर्ड यूनिक, जो रिकॉर्ड को यूनिक बनाते हैं। एट्रीब्यूट के अंदर की जो वैल्यू होती है उससे क्या होता है, ट्यूपल जो कलेक्शन होती है किसका, एट्रीब्यूट के अंदर की वैल्यूज का। अगर एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम है तो उसके अंदर की वैल्यू कौन हो गया, मोहन, रीमा, सीमा, जो भी उनके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। A tuple is a unique entities where attribute value can be duplicate in the table। जो ट्यूपल होती हैं वो यूनिक ही होती हैं, जहाँ लेकिन अगर एट्रीब्यूट यानी कि जो कॉलम है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है मतलब मोहन 2 बार आ सकते हैं लेकिन उनके रोल नंबर 2 बार नहीं आ सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट का नाम 2 बार आ सकता है मतलब ये तो डुप्लीकेट हो गया, लेकिन वो जो नाम होंगे उनके रोल नंबर उनकी आईडी अलग अलग होगी, ठीक है, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। SQL is the standard language for RDBMS system like MySQL। ठीक है, तो जिस तरह से माई एसक्यूएल होता है उसी तरह रिलेशनल डेटाबेस के लिए एसक्यूएल जो होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। और यहाँ से ये आपका चैप्टर हुआ फिनिश, आगे इसमें है एक्सरसाइज, तो आप एक्सरसाइजेस अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइजेस में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना करके जो है वो अपलोड कर दूँगी। ठीक, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान लगाइए, ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसका फुल वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली सभी बहुत अच्छे से होंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया था डीवीएमएस में जो जितने भी कार्डिनलिटीज होती हैं और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको और क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है वो सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया है। इस वाले जो वीडियो में है वो हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है जब हम डीवीएमएस में काम करते हैं या पढ़ते हैं या इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तब हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। 3 important प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। अगर हम रिलेशन बना रहे हैं टेबल्स के बीच में तो किन किन प्रॉपर्टीज का हमको ध्यान रखना है। इन रिलेशनल डेटा मॉडल following 3 property are observed with the respect to a relation which make a relation different from a data file or a simple table। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम कोई मॉडल रिलेशनल मॉडल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें बहुत सारी टेबल्स होंगी, है ना। तो वो टेबल्स वो फाइलें एक दूसरे को अच्छी तरह से एक्सेस कर पाए उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। पहला क्या है, पहला वाला जो रूल है, इम्पॉजेस फॉलोइंग रूल ऑन एट्रीब्यूट फॉर द रिलेशन। पहला क्या, ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज यूनिक नेम। हर एक रिलेशन में का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एस नेम रख दिया फिर दूसरे कॉलम का नाम भी एस नेम रख दिया है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे में एक्सेस करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का जो सीक्वेंस है रिलेशन में वो इमेरिटियल होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसा वही वही आपको मिलता जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज इमैटेरियल होना चाहिए। इसका मतलब इमैटेरियल का मतलब ये होना चाहिए नहीं कि बस आप बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, उसका कोई मेंशन ही नहीं कर रहा है ना। लॉजिकली वो एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, कॉलम्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करने चाहिए, नहीं कि कुछ भी बना रहे हो आप, स्टूडेंट टेबल बना रहे हो और उसमें आप फ्रूट्स के नाम रख रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी 2 क्या है, govern following rule on a tuple of a relation। जो रूल्स हैं उसको, रिलेशन में जो रूल्स हैं उनको, ट्यूपल्स के रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। जैसे ईच ट्यूपल इन रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, हर एक ट्यूपल जो है वो यूनिक होना चाहिए।
हर एक रिकॉर्ड जो है यूनिक, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया यूनिक होना चाहिए। For example, data value in no two tuples of relation attendance can be identical for all attributes. आइडेंटिकल या जुड़वा या एक जैसी नहीं होनी चाहिए वो डेटा, वो रिकॉर्ड्स, ठीक है, नहीं तो फिर वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, ठीक है ना, रिडंडेंसी हो जाएगी, जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। Thus, each tuple of a relation must be uniquely identified by its content. हर एक जो है ट्यूपल का रिलेशन, ट्यूपल रिलेशन में मतलब टेबल में हर एक ट्यूपल जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, कि मतलब हाँ इस बच्चे का रिकॉर्ड है तो वो यूनिक है, ऐसा नहीं कि वो वाला बच्चा रिपीट हो रहा है, उसकी गार्जियंस रिपीट हो रहे हैं, है ना, गार्जियन डिटेल रिपीट हो रही है, उसकी क्लास का अटेंडेंस रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इम्पोजेस फॉलोइंग रूल ऑन द स्टेट ऑफ अ रिलेशन। मतलब all data value in a attribute must be from the same domain। मतलब जो डेटा जो वैल्यू है वो उसी एट्रीब्यूट से रिलेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया एस नेम, स्टूडेंट नेम, तो उसमें स्टूडेंट का ही नेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने उसमें गार्जियंस का नेम रख दिया, या फिर हम उसमें दे रहे हैं स्टूडेंट नेम और उसमें हम फिर दे रहे हैं क्लास नेम, कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट भी वो रिलेट करना चाहिए कि जो रिलेशन, जो कॉलम का नाम है, जो एट्रीब्यूट का नाम है, उससे रिलेट करती हुई ही वैल्यू होनी चाहिए। Each data value associated with an attribute must be atomic, cannot be further divisible into meaningful सब parts। उसको अलग से किसी parts में आप divide नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो गार्जियन फोन नंबर है, रिलेशन गार्जियन में 10 डिजिट का ही होना चाहिए, विच इज इंडिविजिबल, ठीक है ना। मतलब 10 डिजिट का तो 10 डिजिट का ही है, ऐसा नहीं कि आपने 5 कर दिया या आपने 12 कर दिया, जितना मना है उतना कर दिया, या फिर आपने 10 से कम रख दिया, है ना, ऐसा नहीं, 10 मतलब 10 होना चाहिए वो, ठीक है, और वो किसी और चीज से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यू इन वन ट्यूपल, है ना, नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी वैल्यू मेनी डेटा वैल्यू इन वन ट्यूपल। एक ट्यूपल में एक से ज्यादा जो है एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक ही एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जैसे मैंने स्टूडेंट नेम दिया ना, तो दो स्टूडेंट का एक साथ आप नाम नहीं दे सकते, एक बार में एक ही स्टूडेंट का नाम दीजिए, है ना, नहीं तो फिर वो तो रिकॉर्ड गलत हो गया। तो एट्रीब्यूट नेम हो गया, नेम के अंदर कोई वैल्यू है, यानी कोई डोमेन है, तो वो डोमेन तो एक बार ही आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए ट्यूपल्स के अंदर। ट्यूपल मतलब हो गया रिकॉर्ड, जैसे अगर मैंने मोहन का रिकॉर्ड चाहिए, तो मोहन का जो अटेंडेंस हो गया, मोहन का जो रोल नंबर हो गया, मोहन का जो क्लास नेम हो गया, मोहन के गार्जियंस हो गए, उनकी आईडी होगी, है ना, तो ये तो यूनिक होगा ना। उसमें किसी और बच्चे को भी साथ रख देंगे तो वो तो इनवैलिड डेटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। इसके बाद है लास्ट है, स्पेशल वैल्यू नल इज यूज टू वैल्यू रिप्रेजेंट वैल्यू सॉरी स्पेशल वैल्यू, जितनी भी स्पेशल वैल्यू है नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर अननोन आर अनएप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट, ठीक है ना। अगर हम कहीं पे भी नल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, नल का मतलब क्या हो गया, नल का मतलब ये है कि इसको हम खाली नहीं रख सकते, कोई भी नॉट अप्लीकेबल, वहां पे नल है मतलब उसकी जगह और आप कुछ वैल्यू नहीं रख सकते, रहेगी तो उससे रिगार्डिंग ही वैल्यू रहेगी, अदरवाइज वो उसको आप खाली रहने दो, ठीक है। For example, if guardian does not share his or her contact number with the school authority, then G phone is set to null, ठीक है ना, उसको हम नल सेट कर देंगे, तो वहां पर जो उसके डेटा है जो वो एक्सेस नहीं हो पाएंगे, कोई भी अथॉरिटी या नोन डेटा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया होगा या कुछ भी, है ना, तो अगर आपको अथॉरिटी नहीं है तो आप उस पे नहीं कर सकते। सपोज आपने आपकी एज उनने मांगी कि आप 18+ हो और आप उससे 18 से नीचे की एज दे रहे हो, तो फिर आपको अथॉरिटी आगे बढ़ने की नहीं दी जाएगी, एक्सेस नहीं करी जाएगी, नल वैल्यू वहाँ पे असाइन कर दी जाएगी, ठीक है। कीज इन रिलेशनल डेटाबेस, अब ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये सबसे लास्ट वाला फैक्टर है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये लास्ट है, ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखते हैं, नेक्स्ट वाले। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे,
और आज का जो वीडियो है हमारा वो होने वाला है रिलेशनल कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है ना, रिलेशनल डेटाबेस में कीज का क्या रोल है। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी की हमने सेट कर दिया या हमने यूनिक की सेट कर दिया, कई बार मैंने बोला है, और कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है ना, और मैंने ये बनाना भी सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हो सकता है नहीं, आप बच्चे नए हो तो आपको इनके बारे में क्या पता होगा, तो इसलिए प्रोग्राम के साथ मैंने थ्योरी वीडियोस भी, लेक्चर्स भी इधर देना स्टार्ट किया है, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होते रहें। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे का जो काम है वो करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट वीडियो में आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, रिलेशन में की का क्या काम है। द ट्यूपल विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, ये तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ट्यूपल जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट मीन्स नो टू ट्यूपल्स इन टेबल शुड हैव सेम वैल्यू। अगर दो ट्यूपल हैं एक जैसी वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, सभी एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू है वो एक जैसी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज देयर शुड बी एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट इन विच डेटा आर डिस्टिंक्ट, यूनिक होना चाहिए, एंड नॉट नल, और खाली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भरा हुआ होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और वो उसको हम खाली नहीं रख सकते, वो मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना है तो ऑब्वियस एप्लीकेशन नंबर आपका मैंडेटरी रहेगा, आपका जो डीओबी है वो मैंडेटरी रहेगा, दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो आप अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाएंगे, है ना। ज़्यादा कुछ आपने नहीं किया होगा तो एडमिट कार्ड तो आपने निकाला ही होगा, है ना। तो जब तक आप एप्लीकेशन नंबर नहीं देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे, और जब तक फ़ोन नंबर नहीं देंगे, तो आप अपना डेटा, अपना जो एडमिट कार्ड है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरह से जो है कोई ना कोई जो रो है, जो ट्यूपल है वो यूनिक होनी चाहिए, टेबल यूनिक होना चाहिए, और वो उसमें हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ऐसा होना चाहिए। दैट वी कैन यूनिकली डिस्टिंग्विश, ताकि हम उसको अलग से पता कर सके कि हाँ ये हमारा यूनिक है ट्यूपल ऑफ रिलेशन। उस रिलेशन में जो ये रिकॉर्ड है हमारा वो एकदम से अलग है। सो रिलेशनल डेटा मॉडल imposes some restriction or some constraint on the value of attribute and how the content of one relation to be referred through another relation. These restrictions are specified at the time of the defining the database through the different type of keys as given below। ठीक है ना, तो हम जब डेटाबेस बनाते हैं ना, रो कॉलम्स हम जब बनाएंगे, जब उसमें हम वैल्यूज देंगे, उसी टाइम पे हम उसको की डिसाइड कर देंगे कि इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किसको अथॉरिटी है एक्सेस करने की, किसको अथॉरिटी नहीं है एक्सेस करने की, कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी यूनिक की होगी, कौन सी की है जो दूसरे टेबल के थ्रू एक्सेस होगी, है ना। तो ये सारा कुछ हम डिसाइड कर देंगे, कैसे, कीज के थ्रू। ये हम एक लिमिटेशन लगा देंगे कि कौन कैसे एक्सेस कर सकता है। तो पहला वाला जो की हमारा आ रहा है वो है हमारा कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की का क्या रोल है। किसी भी रिलेशन में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं दैट टेक डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है, यूनिक वैल्यू भी हो सकती है या एक जैसी वैल्यू भी हो सकती है। एनी ऑफ these attribute can be used to uniquely identify the tuple in relation. Such attribute are called candidate key, ठीक है, एज ईच ऑफ देम आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से इसको देखिए, क्योंकि कैंडिडेट की और प्राइमरी की में जो है वो काफ़ी सारा कंफ्यूजन हो जाता है। कोई भी रिलेशन है, वन और मोर एट्रीब्यूट होगा उसमें, दैट टेक डिस्टिंक्ट वैल्यू, जो अलग अलग वैल्यू या एक यूनिक वैल्यू रख लेगा। एनी ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, हर एक एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है ना। तो इस तरह के जो यूनिक वैल्यूज होती हैं वो यूनिक वैल्यूज को हम कैंडिडेट कीज कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो जो नीचे फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, नीचे दिया हुआ है फिगर के यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फिगर नहीं, 8/4 ना, वो ऊपर दिया होगा फिगर, ठीक। चलिए देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। द रिलेशन गार्जियन हैज फोर एट्रीब्यूट आउट ऑफ विच, जो गार्जियन आईडी है एंड गार्जियन फोन नंबर है वो हमेशा यूनिक वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। नो टू गार्जियन विल बी हैव सेम फोन नंबर, दो गार्जियन अगर है तो उनके सेम फोन नंबर नहीं हो सकते, उनकी सेम आईडी नहीं हो सकती, इसलिए दीज टू एट्रीब्यूट आर द कैंडिडेट कीज एज दे बोथ आर कैंडिडेट फॉर प्राइमरी कीज। और दोनों जो है कैंडिडेट की प्राइमरी कीज भी बनने के लिए क्या है,
कैपेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बनाया था ना ऊपर में, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर, ना ना ना, और ऊपर जाना पड़ेगा, किधर है, बहुत ही ऊपर है। अटेंडेंस आया है, स्टूडेंट का तो आया ही नहीं। स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, आओ स्टूडेंट, यही है स्टूडेंट, हाँ। यहाँ पे देखो रोल नंबर, ये, और रोल नंबर के बाद गार्जियन आईडी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट टेबल में जो गार्जियन की आईडी है और रोल नंबर है, ये दोनों यूनिक है। ठीक है, बन सकते हैं। यहाँ पे देखो गार्जियन की आईडी है और गार्जियन का फ़ोन नंबर है, ये दोनों बन सकते हैं, ये दोनों यूनिक है। ठीक है ना, और इनमें से भी एक को प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट की में से एक हमारा प्राइमरी हो जाएगा, बाकी जो भी यूनिक वैल्यू रख रहे हैं वो कैंडिडेट की हो जाएंगे। ठीक है, नीचे आओ कहाँ गया, ये पहुंच गया। ठीक है, कंपोजिट की थोड़ा थोड़ा ये, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सिमिलरिटी है सब में। ठीक है, तो गार्जियन रिलेशन का हमको देखना था, वहाँ पे 4 एट्रीब्यूट थे हमने देखा, उसमें गार्जियन आईडी थी, गार्जियन फ़ोन नंबर था। तो ये दोनों यूनिक वैल्यू ले रहे हैं। नो टू गार्जियन वहाँ पे नहीं हो सकते, दो फ़ोन नंबर भी नहीं हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़ोन नंबर भी ऐसा होता है कि एक पर्सन को एक अलॉट हो जाता है। ठीक है, या कुछ कैंडिडेट की अगर हम फ़ोन नंबर को कह देंगे तो जियो आईडी जो है हमारा वो प्राइमरी की बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है, किसी भी टेबल में कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती हैं। प्राइमरी की आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट की, ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट की के केस में द एट्रीब्यूट चूजन बाय डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है ना, अब ढेर सारी कैंडिडेट की हैं। अच्छा, प्राइमरी की को हम कैंडिडेट की कह सकते हैं, लेकिन हर एक कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की नहीं कह सकते, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हर एक कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो सकती, जैसे जीयू आईडी वाले में जो है, तो आईडी तो प्राइमरी की हो सकती है, वो कैंडिडेट भी हो सकती है, लेकिन जो फ़ोन नंबर है उसको हम प्राइमरी की नहीं कर सकते हैं। हम उसको कैंडिडेट रहने देंगे, लेकिन हम उसको प्राइमरी नहीं कह सकते, क्योंकि वो चेंज हो सकता है, बीच में वो चेंज हो सकता है किसी भी पर्सन का। लेकिन आईडी जो है वो चेंज नहीं होती, जैसे आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या, कहाँ पे थे हम In a relation is called primary key of that relation. The remaining attribute in the list of candidate key are called the alternate key. ठीक है ना, अब प्राइमरी की और कैंडिडेट की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट बच गए वो सब आपके क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की कहलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को ऐसे ही पढ़िएगा, प्राइमरी की वो होगा जो एकदम यूनिक होगा, उसके अलावा जो और यूनिक है वो कैंडिडेट की हो जाएगा। कैंडिडेट और प्राइमरी की के अलावा जो बच गए वो आपके क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की हो गए। ठीक है, इन द रिलेशन गार्जियन सपोज GUID इज चूजन एज अ प्राइमरी, देन G फोन विल बी कॉल्ड द अल्टरनेट की। है ना, हर एक जो कैंडिडेट की है वो अल्टरनेट की भी कहलाएगी। ठीक है, और कंपोजिट प्राइमरी की, अच्छा कंपोजिट प्राइमरी की जो होते हैं ये कैसे होते हैं, if no single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuple, then more than one attribute are taken together as a primary key। अगर कोई भी रिलेशन में ऐसा नहीं है जिसको हम प्राइमरी की बना सके, तो हम दो दो कीज को मिला करके उसको प्राइमरी कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट की। जैसे सच प्राइमरी कीज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है ना, तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को हम साथ में रख करके और फिर इसके बाद यूनिक होना चाहते हैं। इन रिलेशन अटेंडेंस में जैसे देख लीजिए, अटेंडेंस वाला रिलेशन जो हमारा होगा उसमें रोल नंबर है, कैन नॉट बी यूज एज अ प्राइमरी की, एज रोल नंबर ऑफ सेम स्टूडेंट विल appear in another row or different date। ठीक है ना, क्योंकि वैसा ही जो स्टूडेंट है वो उसी स्टूडेंट का रोल नंबर किसी और जगह पे हो सकता है, किसी और लाइन पे हो सकता है, दूसरी डेट पर, है ना। होता है ना क्लास में कि हम रोल नंबर चेंज कर सकते हैं, हम नहीं रख सकते, क्योंकि रोल नंबर जो है हम चेंज कर सकते हैं, एक रो से दूसरे रो या किसी और जगह पे हम कर सकते हैं।
दूसरा क्या है, सिमिलरली इन रिलेशन अटेंडेंस, अटेंडेंस डेट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। अटेंडेंस डेट को हम नहीं कर सकते प्राइमरी की, क्योंकि डेट जो है रिपीट, हर एक रोल नंबर के लिए रिपीट हो सकती है, ठीक है ना। हर ईच रोल नंबर में, जैसे टू, अगर हम दो कोई एग्जाम दे रहे हैं तो रोल नंबर, जो पर्टिकुलर रोल नंबर वाले व्यक्ति उस डेट को भी तो रिपीट हो सकता है। तो हाउ एवर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टूज एट्रीब्यूट रोल नंबर एंड अटेंडेंस डेट टुगेदर वुड ऑलवेज हैव यूनिक वैल्यू इन अटेंडेंस टेबल एज ऑन एनी वर्किंग डे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर रोल नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टूज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब अगर क्लास में अटेंडेंस हो रही है तो रोल नंबर वाइज अगर बच्चे बैठे हुए हैं, कभी कभी होता है कि रोल नंबर वाइज बच्चे नहीं बैठते, कहीं भी उठ करके बैठ जाते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर हम दोनों को मिला के अगर बच्चों का अटेंडेंस मार्क करते हैं तो ही वो जो है डेटा हमारा आगे के लिए सफिशियंट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम एक यूनिक की बना लेते हैं रोल नंबर को और उसके थ्रू एक्सेस करते हैं, तो हो सकता है कि ये रोल नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो किसी दिन दूसरी रो में बैठ जाए, ठीक है। या फिर किसी दिन किसी डेट को ये वाला जो स्टूडेंट है उसकी अटेंडेंस ना हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब हम रोल नंबर और अटेंडेंस डेट जो है उन दोनों को साथ में प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर पता रहेगा तो ही उसका जो अटेंडेंस वो सही होगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को हम जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की कह सकते हैं। किसको किसको? अटेंडेंट डे और जो है स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। सॉरी, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मे बी ये थोड़ा आप लोगों के लिए प्राइमरी की और कैंडिडेट की और प्राइमरी की, अ, ये इसमें तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की सबसे यूनिक है। कैंडिडेट की जो प्राइमरी की के अलावा और प्राइमरी की बनने के योग्य है वो कैंडिडेट की हो जाती है। और कैंडिडेट की लिस्ट में अगर और ज़्यादा कीज़ हैं तो वो सभी अल्टरनेट कीज़ कहलाती हैं। और कंपोजिट प्राइमरी की जो होती है, जो जहाँ पर प्राइमरी की बनने के लिए कोई भी एक एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो वहाँ पे दो एट्रीब्यूट को मिला करके हम कंपोजिट की बना सकते हैं। तो ऐसा की जो होता है वो कंपोजिट की कहलाता है। जहाँ पर एक जो है एट्रीब्यूट से को प्राइमरी करने से काम ही ना चले, वहाँ पे हम दो कीज को, दो एट्रीब्यूट को मिला करके प्राइमरी की उनको बना सकते हैं। तो फॉरेन की यहाँ पे देख लीजिए, फॉरेन की क्या होता है, जैसे इसका नाम है ना, ये फॉरेनर टाइप का है, वैसे ही फॉरेन इसका काम है। मतलब यहाँ पे सिंपली अगर इसकी बात नहीं, इतना लंबा ये अगर मैं ना पढूं, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं कि अगर हमारे पास दो टेबल है, तो अगर एक अगर रोल नंबर इसमें प्रेजेंट है तो रोल नंबर इसमें भी प्रेजेंट हो, ताकि इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकें, है ना। आईडी अगर इसमें है तो आईडी इसमें भी हो, ताकि हम दोनों को, मतलब यहाँ इसका जो फर्स्ट वाले टेबल का जो प्राइमरी की है ना, सेकंड वाले टेबल का में वो उसका फॉरेन की कहलाएगा, क्योंकि उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। A foreign key is used to represent the relationship between two relation, ठीक है ना, दो रिलेशन के बीच में रिलेशन को शो करती है ये की। A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation, ठीक है ना, वही प्राइमरी की जो है यहाँ पे वही एट्रीब्यूट दूसरे टेबल में होना चाहिए। This means that any attribute of relation referencing which is used to refer content from another reference relation, ठीक है। तो जो मैंने कह दिया वही कि वो प्राइमरी की है तो वो दूसरे में भी शो होनी चाहिए। वीकेम फॉरेन की, इफ इट इज रिफर टू प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस रिलेशन, द रेफरेंस रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन रिलेशन। तो इनके बीच जो रिलेशन बनेगा ना वो फॉरेन रिलेशन कहलाएगा। इन सम केसेस फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू, कभी कभी होता है कि फॉरेन की जो है नल वैल्यू लेता है, जबकि हमने कहा है कि जो प्राइमरी की होती है उसको हम नल नहीं रख सकते, उसमें डेटा मैंडेटरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी की ऑफ फॉरेन टेबल। कभी कभी ये होता है, उस केस में क्या होता है कि प्राइमरी की जो होती है फॉरेन टेबल का पार्ट नहीं होगी, तभी वो फिर वहां पे नल वैल्यू होगी। द रिलेशन इन विच द रेफरेंस प्राइमरी की इज डिफाइंड इज कॉल्ड प्राइमरी रिलेशन या मास्टर रिलेशन उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई रिलेशन है
तो उसको हम प्राइमरी की इज डिफाइंड इज कॉल्ड प्राइमरी रिलेशन और प्राइमरी मास्टर रिलेशन के थ्रू उसको बोला जाएगा, ठीक है। टू फॉरेन की इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस आर सॉन यूजिंग स्कीमा डायग्राम वेयर द फॉरेन की इज डिस्प्लेड एज अ डायरेक्ट एरो originating from it and ending the corresponding attribute of the primary key of the reference table. The underlying attribute make to the primary key of that table. सिंपल सिंपल सी बात है, नीचे ये जो आपके पास डेटा है इसकी ही बात करी जा रही है। स्टूडेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और जो गार्जियन आईडी है, ठीक है। दूसरे में गार्जियन आईडी में हमने पढ़ा गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन नंबर, ये। तो यहाँ के लिए इस स्टूडेंट टेबल के लिए जो है वो जो है स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पर वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी की हो गया। गार्जियन आईडी में ये आपका प्राइमरी की हो गया। अटेंडेंस में जो है आपका रोल नंबर प्राइमरी की हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले टेबल के लिए, स्टूडेंट टेबल से अटेंडेंस टेबल के लिए जो ये रोल नंबर है फॉरेन की का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इस रोल नंबर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस रोल नंबर के थ्रू हम इस टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये फॉरेन की का काम करेगा। ये जो है आपका प्राइमरी की ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो फोन नंबर है उसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं उसको हम कैंडिडेट की, ठीक। तो इस तरह से जो है आगे जब हम डेटा बनाएंगे ना, आगे जब हम टेबल्स बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आगे जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो आपका चैप्टर 9 से होगा, ठीक है। और ये समरी गिवन है, काफ़ी सारी समरीज हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर इसका भी मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, पढ़ते। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली सभी बहुत अच्छे से होंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया था डीवीएमएस में जो जितने भी कार्डिनलिटीज होती हैं और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको और क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है, वो सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया है। इस वाले जो वीडियो में है वो हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है जब हम डीवीएमएस में काम करते हैं या पढ़ते हैं या इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तब हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। अगर हम रिलेशन बना रहे हैं टेबल्स के बीच में, तो किन किन प्रॉपर्टीज का हमको ध्यान रखना है। इन रिलेशनल डेटा मॉडल following three property are observed with respect to a relation which make a relation different from a data file or a simple table, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हम कोई मॉडल रिलेशनल मॉडल बना रहे हैं तो अभी ऐसे उसमें बहुत सारी टेबल्स होंगी, है ना। तो वो टेबल्स, वो फाइलें एक दूसरे को अच्छी तरह से एक्सेस कर पाए, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। पहला क्या है, पहला वाला जो रूल है, इम्पॉजेस फॉलोइंग रूल ऑन एट्रीब्यूट फॉर द रिलेशन। पहला क्या, ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज यूनिक नेम। हर एक रिलेशन में का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एस नेम रख दिया फिर दूसरे कॉलम का नाम भी एस नेम रख दिया है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे में एक्सेस करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का जो सीक्वेंस है रिलेशन में वो इमेरिटियल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा वही वही आपको मिलता जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज इमेटेरियल होना चाहिए। इसका मतलब इमेटेरियल का मतलब ये होना चाहिए नहीं कि बस आप बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, उसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है ना। लॉजिकली वो एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, ठीक है। कॉलम्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करने चाहिए, नहीं कि कुछ भी बना रहे हो आप, स्टूडेंट टेबल बना रहे हो और उसमें आप फ्रूट्स के नाम रख रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी 2 क्या है, govern following rule on a tuple of a relation। जो रूल्स हैं उसको, रिलेशन में जो रूल्स हैं उनको, ट्यूपल्स के रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। जैसे ईच ट्यूपल इन रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, हर एक ट्यूपल जो है वो यूनिक होना चाहिए,
हर एक रिकॉर्ड जो है यूनिक, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया यूनिक होना चाहिए। For example, data value in no two tuples of relation attendance can be identical for all attributes. आइडेंटिकल या जुड़वा या एक जैसी नहीं होनी चाहिए वो डेटा, वो रिकॉर्ड्स, ठीक है। नहीं तो फिर वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, ठीक है ना, रिडंडेंसी हो जाएगी, जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। Thus, each tuple of a relation must be uniquely identified by its content. हर एक जो है ट्यूपल का रिलेशन, ट्यूपल रिलेशन में मतलब टेबल में हर एक ट्यूपल जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, कि मतलब हाँ इस बच्चे का रिकॉर्ड है तो वो यूनिक है। ऐसा नहीं कि वो वाला बच्चा रिपीट हो रहा है, उसकी गार्जियंस रिपीट हो रहे हैं, है ना, गार्जियन डिटेल रिपीट हो रही है, उसकी क्लास का अटेंडेंस रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इम्पोजेस फॉलोइंग रूल ऑन द स्टेट ऑफ अ रिलेशन। मतलब all data value in a attribute must be from the same domain। मतलब जो डेटा, जो वैल्यू है वो उसी एट्रीब्यूट से रिलेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया एस नेम, स्टूडेंट नेम, तो उसमें स्टूडेंट का ही नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसमें गार्जियंस का नेम रख दिया, या फिर हम उसमें दे रहे हैं स्टूडेंट नेम और उसमें हम फिर दे रहे हैं क्लास नेम, कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट भी वो रिलेट करना चाहिए, कि जो रिलेशन, जो कॉलम का नाम है, जो एट्रीब्यूट का नाम है, उससे रिलेट करती हुई ही वैल्यू होनी चाहिए। Each data value associated with an attribute must be atomic, cannot be further divisible into meaningful subparts। उसको अलग से किसी पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो गार्जियन फोन नंबर है, रिलेशन गार्जियन में 10 डिजिट का ही होना चाहिए, विच इज इंडिविजिबल, ठीक है ना। मतलब 10 डिजिट का तो 10 डिजिट का ही है। ऐसा नहीं कि आपने 5 कर दिया या आपने 12 कर दिया, जितना मना है उतना कर दिया, या फिर आपने 10 से कम रख दिया, है ना। ऐसा नहीं, 10 मतलब 10 होना चाहिए वो, ठीक है, और वो किसी और चीज से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यू इन वन ट्यूपल, है ना। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यू इन वन ट्यूपल। एक ट्यूपल में एक से ज्यादा जो है एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक ही एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जैसे मैंने स्टूडेंट नेम दिया ना, तो दो स्टूडेंट का एक साथ आप नाम नहीं दे सकते, एक बार में एक ही स्टूडेंट का नाम दीजिए, है ना। नहीं तो फिर वो तो रिकॉर्ड गलत हो गया। तो एट्रीब्यूट नेम हो गया, नेम के अंदर कोई वैल्यू है, यानी कोई डोमेन है, तो वो डोमेन तो एक बार ही आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए ट्यूपल्स के अंदर। ट्यूपल मतलब हो गया रिकॉर्ड। जैसे अगर मैंने मोहन का रिकॉर्ड चाहिए, तो मोहन का जो अटेंडेंस हो गया, मोहन का जो रोल नंबर हो गया, मोहन का जो क्लास नेम हो गया, मोहन के गार्जियंस हो गए, उनकी आईडी होगी, है ना। तो ये तो यूनिक होगा ना। उसमें किसी और बच्चे को भी साथ रख देंगे तो वो तो इनवैलिड डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। इसके बाद है, लास्ट है, स्पेशल वैल्यू नल इज यूज टू वैल्यू रिप्रेजेंट वैल्यू सॉरी स्पेशल वैल्यू, जितनी भी स्पेशल वैल्यू है नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर अननोन आर अनअप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट, ठीक है ना। अगर हम कहीं पे भी नल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, नल का मतलब क्या हो गया, नल का मतलब ये है कि इसको हम खाली नहीं रख सकते, कोई भी नॉट अप्लीकेबल, वहां पे नल है मतलब उसकी जगह और आप कुछ वैल्यू नहीं रख सकते, रहेगी तो उससे रिगार्डिंग ही वैल्यू रहेगी, अदरवाइज वो उसको आप खाली रहने दो, ठीक है। For example, if guardian does not share his or her contact number with the school authority, then G phone is set to null, ठीक है ना। उसको हम नल सेट कर देंगे, तो वहां पर जो उसके डेटा है जो, वो एक्सेस नहीं हो पाएंगे, कोई भी अथॉरिटी या नोन डेटा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया होगा या कुछ भी, है ना, तो अगर आपको अथॉरिटी नहीं है तो आप उस पे नहीं कर सकते। सपोज आपने, आपकी एज उनने मांगी कि आप 18+ हो और आप उससे 18 से नीचे की एज दे रहे हो, तो फिर आपको अथॉरिटी आगे बढ़ने की नहीं दी जाएगी, एक्सेस नहीं करी जाएगी, नल वैल्यू वहाँ पे असाइन कर दी जाएगी, ठीक है। कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। अब ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये सबसे लास्ट वाला फैक्टर है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये लास्ट है, ठीक है। इसको नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखते हैं, नेक्स्ट वाले